हफ्ते के पहले दिन भरपूर एक्शन में है बाजार, जहां दिग्गजों में है मजबूती के साथ कारोबार, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में है तूफानी तेजी। बचा है आखिरी 1.5 घंटा, अमेरिकी बाजार है रात को बंद, एक्शन रहेगा भरपूर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन बाजार में भरपूर होते हुए दिख रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पर आ चुके हैं बाजार। यहां से क्या करना है ये जानेंगे अनिल जी के साथ। आइए सबसे पहले तो इस समय की बड़ी बातें क्या है ये जान लेते हैं सर। दिन की ऊंचाइयों के करीब फिर से पहुंचते हुए दिख रहे हैं बाजार, और स्पेशली निफ्टी पर 19,500 का लेवल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आएगा। और बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से 150 पॉइंट रिकवर होकर 200 पॉइंट रिकवर होकर मजबूती के साथ 44,500 के करीब ट्रेड करता हुआ। मेटल, आईटी, ये आज दो सबसे टॉप और बेस्ट परफॉर्मर है। ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए दो सेक्टर आज तेजी दिखा रहे हैं। बैंक्स वैसे भले आपको थोड़े कम मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंक इसकी भरपाई करते हुए दिख रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुकाबले में पीएसयू बैंक्स आज बेहद तेज रफ्तार में दिखेंगे, लेकिन असली रफ्तार कहीं देखनी है आपको तो वो है सिर्फ और सिर्फ रेलवे शेयर। ऐसी सरकारी कंपनियों के शेयर जिन्हें आप कभी देखते सुनते पसंद नहीं करते थे, 20% के सर्किट पर आज सबके प्रिय बन चुके हैं। IRFC 20%, RVNL 17%, और कोई भी रेलवे स्टॉक नाम ले लें, एक आपको लाल निशान में नजर नहीं आएगा। ये है बड़ा कमाल इस वक्त रेलवे स्टॉक्स का। डिफेंस के बाद भरपूर और बड़ी तेजी इन शेयरों में बनती हुई आपको दिखेगी। डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे मजबूती की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वैसे आज रात अमेरिका बंद है, लेकिन 75 पॉइंट की तेजी डाउ फ्यूचर्स की हमारे काम की है। यूरोप आधा से 1% मजबूत है, और एशिया दिन भर मजबूत रहा है। बढ़िया ट्रेड होता दिखा है। एक भी एशियाई बाजार ऐसा नहीं है जो आपको लाल निशान में बंद होता दिखा है। तो ग्लोबल रैली आज हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों को पूरा सपोर्ट देती हुई दिख रही है, शुक्रवार की तेजी को आगे बढ़ाने का काम करते हुए। जी बिल्कुल, तो ये है आपके लिए इस समय का बाजार का एक्शन और बड़ी बातें। अनिल जी, एक बात तो है, मॉर्निंग हाई हमारा क्रॉस नहीं हुआ, बट उसके बाद जो इंट्राडे डिप आया और वहां से रिकवरी है वो काफी बढ़िया रही है। मिड कैप स्मॉल कैप की तो तेजी बरकरार है, बट जो रिकवरी आई है वो कैसे देख रही है? 44,500 19,500 के दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स पर है, वहां से क्या समझना है ये बताएं। परफेक्ट मार्केट है दीप, इससे बढ़िया मार्केट आपको मिल ही नहीं सकते। जहां 19,525 के आसपास जहां खुल रहे थे, वहां हम कह भी रहे थे कि यहाँ पर हम नहीं खरीदेंगे। जरूर से ज़्यादा गैप मिल रहा है हमारे लिए। खरीदने की जगह 475 से 425 की रेंज में, 435 के आसपास परफेक्ट लेवल है एंट्री करने का। और आज का लो ही 432 है, तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल से मार्केट घुमा है, और वहां से 75-80 अंकों की बहुत बढ़िया तेजी आपको दे दी है। इससे बढ़िया मार्केट क्या चाहिए आपको? गैप से खुल रहा है, आप प्रॉफिट बुक करो, वापस नीचे मिल रहा है, आप आराम से लीजिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,425 के आसपास का आपका एंट्री पॉइंट पहला बनता है, उसके बाद 44,200 के आसपास का, 44,310 के आसपास से घुमा है, ये भी अपने परफेक्ट सपोर्ट के आसपास घुमा है। सो आई थिंक कोई कंप्लेन नहीं है। इवन अब तक आपको कंप्लेन इंडेक्स से थी, अब तो इंडेक्स भी मूव करने लगा है, और भले ही ठीक है रफ्तार वो नहीं है, और वो रफ्तार होनी भी नहीं चाहिए। अल्टीमेटली लार्ज कैप से कोई मिड कैप स्मॉल कैप शेयर है नहीं कि ऐसे तेज दौड़ लगाए। तो आराम से आपको हर जगह पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है। आप खरीद कर ट्रेड करना चाहते हैं तो पैसा बन रहा है, बेच कर ट्रेड करना चाहते हैं तो पैसा बन रहा है। अब दोनों तरफ पैसा बन रहा है, इससे ज्यादा बाजार क्या बढ़िया आपको देगा? आपका जो व्यू है, और अगर आपने अपना व्यू परफेक्ट रखा है, लेवल सही देख लिए, तो आपका दोनों तरफ पैसा बन रहा है। सो ये परफेक्ट मार्केट है ट्रेडर्स के लिए, डे ट्रेडर्स के लिए। अब ये है कि आपको दिन में 200-300 पॉइंट का निफ्टी का मूव चाहिए, 500-700 पॉइंट का बैंक निफ्टी का चाहिए, वो तो मार्केट है नहीं। और जिस दिन वो आएगा उस दिन हिल भी जाएंगे। सो ये जो चल रहा है ना, एकदम परफेक्ट चल रहा है, इसी पर फोकस करें। इसके अलावा जो आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स जहां पैसा बनाते हैं वो कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। आप देखिए 1.5% ऊपर आपका स्मॉल कैप इंडेक्स है, और क्या लोगे आप? मतलब लाइफ हाई पे लाइफ हाई बन रहे हैं। सो आई थिंक बहुत बढ़िया मार्केट है। अब ऐसे मार्केट में अगर कोई पैसा नहीं बना सकता तो उसको फिर से सोचना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि मैं सही जगह हूँ कि नहीं है। मेरे को यही करना है कि कुछ और काम करना चाहिए। अगर आप एक डे ट्रेडर के तौर पर, पोजिशनल ट्रेडर के तौर पर, इन्वेस्टर के तौर पर अगर आप इस मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो यकीन मानिए इससे बढ़िया आपको मिलेगा भी नहीं। फिर आप कभी नहीं बना पाएंगे। मतलब इससे बढ़िया मार्केट न ट्रेडर्स को मिलेगा न इन्वेस्टर्स को मिलेगा। मतलब आइडियाज़ हैं, पैसा बन रहा है, आपका एक्शन प्रॉपर हुआ है, सही लेवल पे हुआ, तो एकदम परफेक्ट है। मतलब नो कंप्लेंट्स। तो बढ़िया है। अब बचे हुए समय में 1.5 घंटे में सिंपल सी चीज़ आ चुकी है। अमेरिका बंद है, आपको डाउ फ्यूचर्स के हिसाब से चलना है। डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में ही है, 70-75 पॉइंट ऊपर है, कोई चिंता की बात है नहीं। पूरी दुनिया में बता दो एक मार्केट जो आज लाल में दिख रहा हो आपको, सब हरियाली है। सो आपको कोई ऐसा डरना घबराना है नहीं। सिंपल सी चीज़ है। 19,450 425 फिर से मिलता है, वहाँ एंट्री करनी है। 550 600 की रेंज में आएगा, वहाँ प्रॉफिट बुक करना है। बैंक निफ्टी में सिंपल है,
44,200 44,400 आपके लिए बाई जोन है, 44,675 44,625 44,775 आपके लिए सप्लाई जोन है। बस तो ऊपर आए लेवल पे, और अपने सुबह जो सबको सब बढ़िया दिख रहा था, फिगर भी बड़े दिख रहे हैं, मार्केट भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन हमने सुबह यही कहा कि रुक के चलेंगे। एक बार में अपने कोई जल्दी नहीं है पार करने के। पूरा 1 महीना निकाला ना, इस महीने का तो 1 ही दिन हुआ है। ऐसे कौन से सितंबर में आ गए? तो ऐसे जैसे मैं अरमान को बोले था ना, नुपुर तुम तो छुट्टी पे थी, तब मैंने अरमान को बोला था, मैंने कहा अरमान जिस दिन तुम्हारा सीए का रिजल्ट आया और सीए हो गए, उस दिन में रिजल्ट आते कि 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद में क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे ही है। वैसे खाली ये कि तारीख बदली, सर्टिफिकेट बदला है कि हो गए। वैसे एक आपकी 31 अगस्त और 1 सितंबर में ऐसे देखा जाए तो मार्केट के लिए क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता, कुछ एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अभी जो अगस्त वाला मामला अपना चल रहा है थोड़ा कंटिन्यू है। पहले बार में हम झटका पार करके नहीं निकलेंगे, थोड़ा रुकेंगे। एक बार हायर एंड के आसपास पहुँचे, वहाँ थोड़ा टिके, 1-2 दिन देखें, फिर पार कर लेंगे। जल्दी क्या है, हड़बड़ी क्या? पूरा सितंबर का महीना पड़ा है आपके पास। सो आई थिंक बढ़िया मार्केट है। आप अपने लेवल्स डिसाइड करके नोट करके रखें, आराम से मार्केट को अपने रेंज में आने दें, तब एक्शन ले। हड़बड़ी में, जल्दी में, रेंज के बीचों बीच में कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट मौका दे रहा है, दिन का 1 मिले या 3 मिले वो आपकी नसीब पे है, लेकिन जब मिले तब लीजिए। उससे पहले बीच में इधर उधर उछल कूद करेंगे तो भाव का इंतजार करेंगे, भाव आएगा आप बेच के निकल जाएंगे, लेके निकल जाएंगे, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं। वो ब्रोकर के लिए आप काम करेंगे, खुद के लिए करना है तो सही बात है, सीधी बात है। हाँ, नहीं तो फिर वो वैसे ही होता है ना, फिर आदमी के अंदर। अब जैसे 19,500 पे ले लिया किसी ने, 19,450 आ गया, फिर वो क्या करे? ओह अब क्या करूँ, देखो भाव आने दो, 19,500, अच्छा 500 आया, मेरी कॉस्ट 4, 19,500 आज पे डाल दो भाई। वैसा वाला हाल है। तो फिर आप किसके लिए कर रहे हैं काम, तो वो समझ लीजिए। इसलिए आराम से अपने लेवल का इंतजार करें, लेवल पे आने पर ट्रेड इनिशिएट जरूर करें, और ट्रेंड के विपरीत करें। नीचे आए तो लीजिएगा, ऊपर आएगा तो लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम रेंज को नहीं पार कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं, निश्चिंत रहें। ठीक है, ओके। ये है आपके लिए अनिल जी की राय इस समय बाजार को लेकर। सुबह का हाई क्रॉस नहीं किया, बट हाँ दोनों तरफ के मौके बढ़िया मिले हैं। आई खबरों के बारे में जानते हैं और इवेंट्स भी। नुपुर और अरमान है तैयार। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले एचपी एड्रेसिव पे आपको नजर रखने, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट को लेकर आज बोर्ड बैठक है, तो ये अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टॉक को लेकर यहाँ पे रहेगी नजर। आरबीआई गवर्नर साहब जो T20 का टैक्स प्रिंट 2023 है, उसमें आज वहाँ पे आज अपना वहाँ पे भाषण देने वाले हैं 5:30 बजे, तो ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है जहाँ पे नजर रहने वाली है। एशिया कप का अपडेट बता देती हूँ। आज इंडिया वर्सेस नेपाल का मैच है 3 बजे से, तो यहाँ पर भी रहेगी नजर। इंटरेस्टिंग होगा ये भी। कल की बात करें तो जुपिटर वैगन्स, जहाँ पे बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर कंपनी करने वाली है विचार, तो यहाँ पे रखनी है आपको नजर। सूम डिस्टिलरीज, जहाँ पे QIP के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है कल, यहाँ पर भी होगी हमारी नज़र। एथॉस पर रखिएगा नज़र, क्योंकि बोर्ड बैठक में QIP के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड कल अनाउंसमेंट करेगा और विचार भी करेगा, तो ये रहेगा इंपॉर्टेंट। ये स्टॉक भी रहेगा फोकस में। IPO के लिए आज से देखें तो विष्णु प्रकाश पुंगलिया का IPO जो है वो कल लिस्ट होता हुआ दिखेगा। प्राइस बैंड इसकी 94 से 99 रुपीज़ के आसपास की थी। 309 करोड़ के आसपास का इशू साइज था और 88 टाइम्स से सब्सक्राइब हुआ था, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नज़र। सर्विस चार्जेस से रिलेटेड जो मामले हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उसकी कल सुनवाई होने वाली है, तो ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है जहाँ पर रहने वाली है नज़र। बुधवार की बात करें तो रिजल्ट्स आने वाले हैं। हाल ही में लिस्ट हुई थी कॉनकॉर्ड बायोटेक, उसके Q1 के नतीजे आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे नज़र रहने वाली है। बैंक निफ्टी की पहली बुधवार वाली जो वीकली एक्सपायरी है वो भी स्टार्ट हो जाएगी वेडनेसडे से, तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। पिरामल एंटरप्राइजेज बायबैक जो 31 अगस्त को ओपन हुआ था, वो 6 सितंबर यानी कि बुधवार के दिन बंद हो जाएगा। टेंडर ऑफर के जरिए 1250 के भाव पे करीबन 2.25 करोड़ शेयर्स इसमें दिए गए। इंडिया मार्ट इंटरनिवेश पे भी नज़र रखनी है, क्योंकि जो बायबैक जो 31 अगस्त को ओपन हुआ था वो बुधवार के दिन बंद हो जाएगा। ये भी टेंडर ऑफर था, 4000 का भाव था और करीबन 12.5 लाख शेयर्स इसमें दिए गए। FDC पर भी रखिएगा नज़र, क्योंकि इसका भी बायबैक टेंडर ऑफर के थ्रू 500 के भाव पे बंद होता हुआ 6 सितंबर को आपको नजर आएगा। KRBL का भी बायबैक 6 सितंबर को
बंद हो जाएगा तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनके बाय बैक की जो प्रक्रिया है वो बुधवार के दिन बंद होते हुए दिखेगी। आईपीओ में जुपिटर लाइफ साइंसेज का आईपीओ ओपन होते हुए दिखेगा। 6 तारीख से 8 तारीख तक ये ओपन रहने वाला है। प्राइस बैंड 695 से 735 रुपीज़ की है। इशू साइज देखेंगे तो 870 करोड़ के आसपास का है, जिसमें से ओएफएस 327 करोड़ के आसपास का है। रत्नावीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग का आईपीओ जो ओपन हुआ है वो बंद हो जाएगा। इसकी प्राइस बैंड 93 से 98 रुपीज़ की और इशू साइज देखे तो 165 करोड़ के आसपास का है। कैबिनेट और सीसीई की जो बैठक है वो भी बुधवार के दिन है, तो यहाँ पे नजर रहने वाली है। ग्लोबल से रिटेल सेल्स जुलाई के महीने का यूरोप से डेटा आने वाला है, तो यहाँ पर भी रहेगी बाजार की नजर। तो ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स इवेंट्स जिस पर रखनी है नजर। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताया आज की इंपॉर्टेंट खबरें कौन सी हैं? जी गुड आफ्टरनून। खबरों में सबसे पहले आपको शुगर स्टॉक्स पर ध्यान रखना है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी है। यूपी सरकार गन्ने का जो एसएपी जो है बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। गन्ने का जो एसएपी जो है वो 20 से 25 रुपये प्रति क्विंटल के बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पर हो सकती है। नज़ारा टेक प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 100 करोड़ जुटाने की को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसमें लगभग 714 रुपये प्रति शेयर पर 14 लाख शेयर जो है वो उसका जो है फंड जुटाएंगे। शक्ति पंप्स, यहाँ पर सरकार से इनको SFRM के लिए पेटेंट मिला है। ये एनर्जी एफिशिएंट मोटर जो है उसके लिए इनको पेटेंट मिलता हुआ दिखा है। कैप्लिन पॉइंट की बात करें तो USFDA से चेन्नई प्लांट को EIR मिलता हुआ दिखा है, जो कि स्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो मिलता हुआ दिखा है। सुब्रोस, यहाँ पर कंपनी ने हाइड्रोजन सेल बस के लिए EV सॉल्यूशन, जो कि अगर आप देखें स्वदेशी EV सॉल्यूशन, वो विकसित कर लिया है। NBCC, यहाँ पर मुंबई के लोअर परेल में मिंट कॉलोनी में इनको ट्रांजिट कैम्प के लिए 20 करोड़ का जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें IRFC लगभग 1.4 करोड़ शेयर्स, RVNL 86 लाख, MMTC 15 लाख, टाटा स्टील 29 लाख, डेल्टा कॉप 25 लाख और PFC 10 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है ढेर सारे खबरों वाले शेयर आज भरपूर एक्शन में आए। इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो चुके कुणाल जी, आशु सर, वागले साहब, सुमित जी, सचिन जी, सिद्धार्थ जी और हिमांशु गुप्ता साहब। ओहो, ढेर सारे हैं एक साथ। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। स्वागत है आप सबका। पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। जी हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, वैसे तो मेरी बिगुल की भी गुजारिश थी नहीं। अच्छा। लेकिन अगर मौका मिल गया तो मैं कॉल दे देता हूँ। ओह, दे दो, आज 7 लोग हैं, वैसे भी चांस ज्यादा मिलेगा नहीं, आशु जी भी है। अनिल जी, खरीदारी करनी है दीपक नाइट्राइट में। केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा कमबैक देखने को मिल रहा है और यहाँ पर दीपक नाइट्राइट में एक अच्छा रेजिस्टेंस आज पार होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 2300, 2320 ये दो टारगेट्स के लिए दीपक नाइट्राइट में खरीदारी करें। 2235 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चलने की सलाह। ओके, 2235 के स्टॉप लॉस के साथ करें दे दीपक नाइट्राइट, ये राय आपके लिए हिमांशु जी की। ओके, आइए वागले साहब के लिए एक बिगुल है, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, मेरे को मौका मिला है तो मैं 2 कॉल एक साथ दे देता हूँ, वापस मिले ना मिले। जी बिल्कुल। एक तो मैंने शुक्रवार को स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट वीक कहा था विप्रो, तो 419 420 में वो ऑलरेडी 434 35 है। मैं तो कहता हूँ अभी मोमेंटम चालू हुआ है, आपको एफएनओ में अभी लेना है 434 के आसपास। 6 रुपए के स्टॉप लॉस, 428 के स्टॉप लॉस से लीजिए। 6 या 7 रुपए का रिस्क होगा। 450 तक मुझे 1 से 2 दिनों में जाते हुए दिखता है, तो क्लियर कट ब्रेकआउट है, ये सस्टेन होगा, वन वे चलना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है, 6-7 रुपए की रिस्क, 15-18 रुपए का रिवॉर्ड। ओके, और आज का जी सर दूसरा ही बताएं। अनिल जी, एबी कैपिटल में मुझे आज और कल के लिए BTST के लिए लेना है, 192 का भाव है, आपको 189 का स्टॉप लॉस लेना है। 192 191 ये बाइंग रेंज होगी, आपका टारगेट 200 का होगा। ओके, 200 के टारगेट के लिए करें खरीदारी एबी कैपिटल में। और विप्रो भी फिर से पसंद आता हुआ वागल साहब को। वाह, एक बात है, आशु सर का खौफ तो है। हाँ बिल्कुल। जिसको नहीं देनी थी उसने कॉल दे दी, जिसको देनी थी 2 दे दी। हाँ, खाली इतना कहने की जरूरत है, आशु सर भी है। आशु सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले अपडेट्स जो भी देना चाहें आप दे दीजिए। अनिल जी, पहले तो आप बिना बात किए ना मेरे नाम के बिल फाड़ते रहे। अरे 100% सर, क्या बात कर रहे हो। एक मिनट हिमांशु जी,
आशु सर डरते नहीं आप? देखो सर, बोल भी नहीं पा रहे कि डरता हूँ, इतने डरे हुए। वागले साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी वागले साहब। अनिल जी, ये सवाल कैसा है? आशु साहब से डरते नहीं है, ये क्या सवाल है? पहले तो ये देखो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप डरते नहीं हो? 100% मैं तो डरता हूँ, मैंने तो पहले से ही बोला हुआ है। अनिल जी मेरा एक सजेशन है। हाँ। आप एक आशु साहब आशु जी जब भी आते शो पे हो तो ठीक है, नहीं हो तो उनका एक फुल लार्ज साइज एक कटआउट लगा के चेयर पे बिठाइए। वो बेटे सो जाए तो गब्बर आ जाएगा टाइप से। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कुछ लोग तो अनिल जी थोड़े वीर थे जिन्होंने अनिल जी कॉल दी, बाकी लोग तो हम सब चुप है अनिल जी, इतना खौफ है अनिल जी। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि अनिल जी कुछ ऐसे चैनल्स पर मैंने देखा है कि वनडे एडिटर्स करके अनिल जी एक कार्यक्रम रखते हैं जिसमें एक दिन के लिए किसी सेलिब्रिटी को अपना एडिटर बना देते हैं, गेस्ट एडिटर। जी। तो अनिल जी देखिए, कभी गेस्ट एंकर हो तो एक दिन के लिए आशु जी, और गेस्ट एडिटर हो तो अनिल जी मुझे अवसर दीजिए। तो अनिल जी अगर इस तरह की योजना बनाई अनिल जी कुछ। नहीं तो एक काम करो, पहले वो अच्छे से देख लो चैनल उसमें, और फिर आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए वो एक ही दिन का होता है। मतलब आपको शादी करके मतलब ससुराल में बुलाया वो 1-2 दिन के लिए, घर जवाई ना बन जाए ऐसा। वो दामाद परमानेंट दामाद वहां सेटल हो। इस चक्कर में फिर क्या ससुराल वाले बुलाते नहीं है। ओके, आइए आशु सर का स्वागत। आशु सर बताएं सर। अनिल जी देखिए, अभी आप एक बात कर रहे थे दीपांशु से, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि पैसे अगर अभी भी नहीं बन रहे क्यों नहीं बन रहे। अनिल जी मैं तो आज मतलब ऑनेस्टली रिवर्स इंट्रोस्पेक्शन कर रहा था कि जिस तरह का पागलपन चल रहा है अनिल जी कैश स्टॉक्स में, ऑनेस्टली जैसे अनिल जी परसों फ्राइडे को मतलब टेम्प्ट होके, क्या मतलब हमने कैश की कॉल मैं कम शेयर करता हूँ लेकिन RVNL की के रेल स्टॉक्स में जब वो कुणाल बुक भी करा रहा था कि 100 बुक कर लेना चाहिए, तो मैंने कहा नहीं लेना चाहिए 135 पे। अनिल जी जिस तरह से स्टॉक चल रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन ये चल रही है कि मतलब कोई भी स्टॉक बेच दो कैश का और अगले पल लगता है कि पाप कर दिया प्रॉफिट बुक करके। तो अनिल जी ऐसी पागलपन जो चल रही है ना, मुझे लगता है कि अनिल जी एक थोड़ा सा डिसिप्लिन अब ऐसा होना चाहिए कि अब लार्ज कैप्स में शिफ्ट होना चाहिए। देखिए मार्केट मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन सिर्फ एक डर रहता है अनिल जी, ये जो इतना यूफोरिया कैश में चल रहा है ना, जैसे मैंने बोला बिल्कुल हमारी इंट्रोस्पेक्शन क्लाइंट से ये चल रही है कि कुछ भी बेच दो, कुछ भी प्रॉफिट बुक कर लो, कहते पाप कर दिया यार, मतलब तो कैसे भागे जा रहा है, बड़ा हो छोटा हो कुछ हो। तो अनिल जी ऐसी मारामारी के अंदर हमेशा एक एक्सपीरियंस है कि एक बार तो जरूर थमना चाहिए कैश के स्टॉक्स। उसमें तो मैं बोलूंगा चाहे रेल स्टॉक्स हो चाहे कुछ हो, हम भी बहुत बुलिश हैं, लेकिन एक बार उसमें अनिल जी प्रॉफिट बुकिंग मतलब जरूर करनी चाहिए और लार्ज कैप्स में वापस शिफ्ट करना चाहिए। अनिल जी अगर ऐसे चलते रहेंगे इंडेक्स कब तक रुकेगा, नहीं रुक सकता। अगर जिस तरह का मोमेंटम हमने मिड कैप्स और बाकियों में देखा है, तो इसका मतलब निफ्टी भी पूरी तैयारी कर रहा है 20,000 जाने की। उसमें अनिल जी सिर्फ मैं बोलूंगा कि इस वक्त इंडेक्स के साथ रहना चाहिए या थीमेटिकली आईटी या मेटल्स के साथ रहना चाहिए। 2-3 स्टॉक से अभी भी ध्यान रखना चाहिए, एक रिलायंस अंडर परफॉर्मिंग और एक HDFC और एक ITC। ये 3 स्टॉक से मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि ये नहीं चले तो अब चलेंगे। अगर हम लार्ज कैप्स की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें इंडेक्स वुड बी ए बेटर बेट, तो इंडेक्स के साथ रहना चाहिए। हमने एक बुल स्प्रेड दिया था अनिल जी, प्रॉफिट में है। एक बुल स्प्रेड आज नया, जिसने फ्राइडे को नहीं लिया, आज मंडे को फिर एक एक्सपायरी के लिए एक बुल स्प्रेड बनाया है। और अनिल जी मैं फिर रेट कर रहा हूं, हिंद कॉपर मैंने बार बार बोला मल्टीपल टाइम जब वो बैन में था कि डिलीवरी उठा लो, डिलीवरी उठा लो, डिलीवरी उठा लो। जब ये बैन से निकलेगा तो मेटल्स तो परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी ऊपर जैकपॉट मारेगा, वो मार रहा है अनिल जी। तो हिंद कॉपर, NTPC, गेल, ONGC, ये स्टॉक्स में फिर बार बार बोल रहा हूं। और मेटल्स में भी ये जिंदल और ये नाल्को हिंडाल्को वगैरह, ये अनिल जी ये सेक्टर अभी भी परफॉर्म करेगा। और ये सारे स्टॉक्स जो PSC हैं बिल्कुल रखने चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए अनिल जी। NTPC, हिंद कॉपर तो मेरे फेवरेट है, और ONGC भी ऐड किया है, और अनिल जी उस दिन हमने गेल भी शेयर किया था। और कैश स्टॉक में अनिल जी RVNL, मतलब आज मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं, 35 में लिए, आज 55-57 में बेचा अनिल जी, उसके बाद 162, फिर क्लाइंट ही कहते हैं कि आपने माल बिकवा दिया। जी 15% अगर घंटों में या दिनों में एक दिन में रिटर्न आ रही है, तो जी टेम्पटेशन तो होती है बुक करने की। तो मुझे लगता है कि जी थोड़ा सा कैश स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अनिल जी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये मारामारी अनिल जी इस तरह का पागलपन नहीं चलता है। मतलब दिस कैन नॉट सर लो मत, कोई बात नहीं, लेकिन बेचने की जल्दी मत करो सर। आपसे ना लोग है ना ऐसा आएंगे, आशु सर प्लीज आपके पास जो माल है हमें दे दो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। आप ऐसा कर करके ले जाएंगे, मजाक नहीं कर रहे। नहीं देख बिल्कुल नहीं ये बात
आप सही कह रहे हैं अनिल जी। देखिए जब मैं कह रहा हूं कि जब निफ्टी 20,000 की तरफ जाएगा तो ये स्टॉक्स भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन अनिल जी वॉलेटिलिटी इतनी रहेगी कि थोड़ा थोड़ा अगर बेच के नीचे मिलेगा तो जरूर लेना चाहिए। अब अनिल जी यही स्टॉक है, एनटीपीसी ऊपर जाता है नीचे जाता है, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर है, तो मौके आपको जरूर मिलेंगे। और अनिल जी देखिए कैश की डिलीवरी रखेंगे तो रखी जाएगी, अगर फ्यूचर में लेंगे तो आपका माल बिक जाएगा। इसलिए मैं जो फ्यूचर के स्टॉक्स भी हैं बार बार बोलता हूं कि कैश में कन्वर्ट करके डिलीवरी के हिसाब से रखे, अच्छे मौके मिलेंगे ऊपर जाने के, और तसल्ली से रखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अनिल जी जो स्टॉक्स हैं वो सारे मतलब वही के वही हैं। आज मुझे कोई दोबारा बोलेगा एनटीपीसी परसों नहीं लिया तो आज ले लो, आज भी ले लो। कल आप मुझसे पूछेंगे 2 दिन बाद फिर लेना है तो मैं कहूंगा फिर ले लो, क्योंकि अभी जब ऊपर लगती हैं सारी चीजें, हिंद कॉपर 200 से 250 का टारगेट लगता है या बाकी चीजें लगती है, तो अनिल जी स्टॉक्स तो वही रहेंगे, बार बार घुमा घुमा के क्या लेना। और आईटी में अनिल जी सब लोग टेक केम और बाकी टीसीएस की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अनिल जी जिस तरह से एचसीएल टेक जो निकल के आया है इतनी बड़ी मतलब 1-1.5-2 साल की कंसोलिडेशन से, तो आईटी में मेरा बेस्ट पिक है अनिल जी एचसीएल टेक। और एक अनिल जी निफ्टी का नया बुल स्प्रेड है जो आज बनाना है, जिसने फ्राइडे बनाया था वो उसके साथ कंटिन्यू कर सकता है, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, 15-20 रुपए का बुक कर सकता है। और एक नया स्प्रेड है, आप कहेंगे तो मैं शुरू करूंगा। बिल्कुल आशीष सर, थोड़ी देर में आता हूं, बाकी को भी थोड़ा मौका दे देते हैं, उनकी भी काफी कॉल्स हैं, बट थोड़ी देर में आपके पास भी आते हैं। आइए तब तक कतार में अगले हैं सुमित जी, उनके लिए एक बिगुल, सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु बाय का स्टॉक रडार पे आया है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे ऊपर का मूव दिखा रहे हैं, तो एक एक करके पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भी भाव चल रहा है 574 रुपया, 574 रुपया 10 पैसा। 574.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के अंदर मोमेंटम बन रहा है। एसबीआई पिछले कुछ हफ्तों की गिरावट के बाद अब स्टॉक लोअर लेवल से रिबाउंड दिखाने को तैयार है। कल स्टॉक में लोअर लेवल से अच्छा मूव देखने को मिला, आज फॉलोअप मूव देखने को मिल रहा है, जिसमें लास्ट 2 दिनों के हाई लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर जैसे ही ऊपर का रेजिस्टेंस 577-78 का ब्रेक होगा, 577-578 का ब्रेक होगा, तो उसके बाद एसबीआई के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ बनेगा, जिसमें 585-590 रुपए तक के लेवल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो एसबीआई में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 563-565 के पास है, 565 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 585 पहला टारगेट, 590 दूसरा टारगेट, ये दोनों टारगेट अचीव होने पे 600 प्लस का लेवल भी देखने को मिलेगा। खरीदारी करें एसबीआई। ओके, एसबीआई में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आइए बिगुल बीटीएस डबल टी का सचिन जी के लिए। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से यहाँ पर मूव सुबह से अनलॉक हुई है, भले स्टॉक 3% ऊपर है, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक काफ़ी अच्छी तेज़ी कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड 8740 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ऐड करने हैं। तो स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 8520 पे लगाए एंड थोड़े से अग्रेसिव लॉन्ग रखने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे लग रहा है ये वीकली और मंथली चार्ट्स का ब्रेकआउट है, तो काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर ऑलरेडी अनलॉक हुई है। इस मोमेंटम को अभी भी चेज करने की सलाह होगी। जो दूसरा कॉल है वो है कैनरा बैंक का। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हुआ है एंड जिस तरीके से फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर नजर आ रही है 330 के ब्रेकआउट के बाद, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी जो एक डायरेक्शनल मूव अनलॉक हुई है एक अच्छे पॉजिटिव साइड पे है। एंड 345 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर कैनरा बैंक में भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए 331.50 के स्टॉप लॉस के साथ। है आपके लिए अल्ट्राटेक और कैनरा बैंक दोनों पर रखी नजर। आज सुबह हिमांशु जी की तरफ से आपने देखा भी था, अल्ट्राटेक पर बाय कॉल भी आई थी, सुबह के टारगेट्स भी हिट हो गए हैं और स्टॉक काफी मजबूत इस समय दिख भी रहा है। आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं और लेते हैं एक सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। ये एनबीएफसी का स्टॉक है जिसपे खरीदारी की राय है और ये है एल&टी फाइनेंस पे खरीदारी करनी है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको रखने हैं 134 के 134 और पोजिशनल से लॉन्ग टर्म का टारगेट रखना है 160 का। स्ट्रॉन्ग रिटेल बुक है एल&टी फाइनेंस की, व्हीकल फाइनेंस, एमएफआई, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, तो ये सारे सेगमेंट में स्ट्रांगली प्रेजेंट है। साथ ही साथ पहले तिमाही के नतीजों में प्रॉफिटेबिलिटी मुझे बहुत शानदार लगी, करीबन 140% के करीब था।
निम्स जो 8 साल के 8 इयर्स के हाइस पे दिखा है 6.5% के करीब, और रिटेल प्रपोर्शन जो इनका है जो पहले करीबन 75% हुआ करता था वो आज 82% है। तो निम्स बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं आने वाले समय में। 38% का प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आप आने वाले 2 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ 25% का क्रेडिट ग्रोथ। L&T फाइनेंस जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट 134 और लॉन्ग टर्म टारगेट 160 का रख सकते हैं। L&T फाइनेंस में खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए अगला बिगुल फिर से है आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मनाल। बताएं आशु सर। अनिल जी, 2 थीम्स की और बात कर लेता हूँ। एक सीमेंट थीम बहुत अच्छा लग रहा है, हमने ग्रेसिम अपने क्लाइंट से शेयर किया है लेने के लिए। और अनिल जी एक जो सुमित ने कॉल थी, अनिल जी अभी फर्स्ट हाफ में 573 में जब फ्यूचर का एसबीआई का भाव था, अभी 578 हो गया। अनिल जी डिस्क्लेमर, हमने अपने क्लाइंट से आज एसबीआई भी शेयर किया कि पीएसयू बैंक्स में ट्रैक्शन लगता है वापस आएगा। अभी सचिन ने भी शायद कैन बैंक कवर किया और हमने एसबीआई दिलवाया अनिल जी 573 में। टारगेट वही 600 प्लस का है। पिछली बार अनिल जी 600 प्लस था, रिजल्ट आए, एक स्प्रेड बनाया था, कुछ लोगों ने होल्ड किया है। उन सबको भी आज बोला कि अब टाइम आ गया है, स्टेट बैंक को एवरेज आउट कर लीजिए, 560 का स्टॉप लॉस रख लीजिए और एवरेज आउट कर लीजिए और ये वापस आपका निकल जाएगा। तो अनिल जी 500 ये स्टेट बैंक में पूरा साथ है। अनिल जी एक निफ्टी का स्प्रेड है, हमने अनिल जी परसों फ्राइडे को आपको ध्यान हो तो बनाया था 400 550, जिसमें आपने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया था, मतलब अपना माइंड शेयर देके कि वो एक ऐसा लेवल अच्छा लग रहा है, मतलब 550 का जो रेजिस्टेंस है। तो अनिल जी अब जैसे अगर निफ्टी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि अनिल जी अभी 3 दिन पड़े हैं और ठीक लगता है, मतलब मार्केट में कोई दिक्कत भी नहीं लगती। रेजिस्टेंसेस रिस्पेक्ट जरूर करेगा क्योंकि ये वन वे रैली नहीं बन सकती ऐसी कि सीधा 20,000 क्रॉस करेगा, लेकिन जर्नी ऊपर की लगती है। अभी जैसे मैंने बोला अनिल जी, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और आईटीसी ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं। अगर ये बाई चांस इनमें से कोई परफॉर्म कर गया तो शायद ज्यादा मोमेंटम भी बन जाएगा। अदरवाइज बाकी जो सेक्टर्स हैं उनके दम पे मार्केट में धीरे धीरे एक मोमेंटम ऊपर की तरफ बनेगा। तो अनिल जी आज लेना है 19,450 का एक कॉल और 600 के 2 बेचने हैं। जो कल पिछली बार फ्राइडे को था अनिल जी 400 550 सेफ था 700 तक, अभी भी सेफ है, अभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेड है। किसी को उसी में बने रहना उसी में बने लीजिए, लेकिन अगर उसको शिफ्ट करना है तो अनिल जी, और या किसी ने फ्रेश लेना है 450 की 19,450 की एक कॉल लेनी है, 600 की 2 बेचनी है। अनिल जी इसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, इसकी कॉस्ट आएगी कोई 45-46 रुपीज। और अनिल जी वो अगर 450 में मैं 45 ऐड करूं तो 19,500 मान लो राउंड फिगर, 19,500 स्पॉट का निफ्टी चल रहा है। तो वर्चुअली मैं ले रहा हूं निफ्टी फ्यूचर, मतलब करंट उस पे, और कहां तक सेफ हूं 750 तक। तो अनिल जी अगर 550 क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव 19,650 भी निफ्टी का देखने को मिल सकता है और होने को 2-3 दिन में भी हो सकता है। तो अनिल जी निफ्टी के स्प्रेड्स में ध्यान जो देना है अनिल जी, बुल स्प्रेड ही बना के रखना है। आप पहला वाला बनाइए, दूसरा वाला बनाइए, दोनों बनाइए, लेकिन ध्यान बुल स्प्रेड में रखना है। लेकिन मार्केट का मोमेंटम मुझे अब लगता है कि अनिल जी ये इंडेक्स चलेगा बहुत टाइम तक। ये मिड कैप हो गए 2-3 महीनों में, बहुत जैकपॉट लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अनिल जी ये फ्रंट लाइन स्टॉक्स ना चले। तो फ्रंट लाइन स्टॉक्स का भी टाइम आ गया है अनिल जी। ओके चलिए बढ़िया, फ्रंट लाइन स्टॉक्स में भी मजबूती बनेगी। ऐसे में निफ्टी में करें खरीदारी, ये राय आशु सर की। 19,450 का एक कॉल ऑप्शन खरीदें, 19,600 के 2 बेचें, 45 रुपए की कॉस्ट में हो जाएगा आपका काम। बहुत ही बढ़िया। आइए, लेकिन आज जिस सेक्टर की वजह से बाजार है मजबूत, और पिछला हफ्ता और ये हफ्ता फिर से ये सेक्टर ही सबसे आगे लीड करता हुआ दिख रहा है, वो है मेटल्स। मेटल्स में बन रही है भरपूर तेजी, और आशीष बताने के लिए तैयार है कि क्यों इतनी चमक है मेटल्स में। आशीष जी बताइए। सर पहले चमक बता देता हूँ कितनी है। काफ़ी टाइम के बाद आप देख रहे हैं कि अक्रॉस, चाहे फेरस हो, नॉन फेरस हो, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, सब में तेजी देखने को मिली है। स्टील में तो काफ़ी दिनों के बाद ऐसा दूसरी बार देखने को मिला पिछले 2 हफ्ते में, जहां पर कीमतें बढ़ी हैं। अभी भी सितंबर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पर माना जा रहा है कि 1500 से लेकर 2,500 रुपये प्रति टन। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर, क्योंकि स्टील में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये सिर्फ फेरस स्पेस तक सीमित नहीं है। स्टील में, आयरन ओर में यहाँ पर कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। आप अक्रॉस अगर आप देखें तो पिछला पूरा हफ्ता था वो मेटल पैक के लिए बहुत बहुत शानदार था। एल्यूमिनियम में एक हफ्ते के दौरान 4% के बड़े गेंस आपको देखने को मिले। जिंक करीब 5% चला है, लेड 5%, कॉपर करीब 2%, स्टील जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। और एसजीएक्स में अगर आप आयरन ओर की जो कीमतें हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो करीब करीब 4% का अच्छा खासा इजाफा आपको देखने को मिला। और ये बहुत टाइम तक सबड्यूड रहने के बाद आया है, इसके लिए बाजार इसको चेयरअप भी दे रहा है।
इसके पीछे एक प्रमुख कारण ये भी है कि काफ़ी देर तक अगर आप देखें तो ये सारी मेटल्स बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड थे। अब जो खबरें चाइना की तरफ से निकल कर आ रही है कि चाइना अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो स्पेंडिंग कर रहा है, जो कदम उठा रहा है, इसका सीधा बेनिफिट देखने को मिला है। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो चाइना का फोकस है अपनी हाउसिंग मार्केट को रिवाइव करने का, वो सीधे तौर पर जो है बहुत अच्छी तरीके से प्ले करेगा पूरे मेटल पैक के लिए, क्योंकि चाइना में जितनी स्टील की डिमांड है उसका करीब करीब 50% सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग मार्केट से आता है। और वहाँ पर चाइना की सरकार कह रही है कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं इन्हें कुछ रियायत मिलेंगी, जो सेकंड टाइम बायर्स हैं दूसरी बार घर खरीद रहे हैं उनको भी काफ़ी दरों में छूट मिल रही है। साथ में मॉर्गेज पेमेंट्स को लेकर भी कुछ छूट का ऐलान किया गया है, तो इसका एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। साथ में अगर आप देखें तो जो ईवी का ट्रांजिशन हम वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, ये कॉपर स्पेस के लिए काफ़ी अच्छा माना जा रहा है कि कॉपर की जिस प्रकार की डिमांड आगे जब के देखने को वो काफ़ी बढ़िया होगी। और साथ में जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ें चल रही हैं ग्लोबली, इसका भी बेनिफिट आप देखें तो जो नॉन फेरस स्पेस में एल्युमिनियम है, कॉपर है, इनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी है और सेम रिफ्लेक्शन आपको अब स्टॉक प्राइस दिखा रहे हैं। निफ्टी मेटल आज ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो गया। निफ्टी मेटल पर ब्रेकआउट हो रहा है। हिंदुस्तान कॉपर पर देखिए अभी एक बढ़िया मूव आ रही है। हिंडाल्को, नाल्को, सेल, जेएसपीएल, टाटा स्टील, जेएसपी स्टील में तो बड़ा मोमेंटम बना ही हुआ है। तो जबरदस्त मोमेंटम है और मेटल इंडेक्स भी जी सॉलिड, बिल्कुल मेटल शेयर में एक्शन भरपूर है और 2.5% का बड़ा उछाल पिछली बार याद नहीं आता कब देखने को मिला था। तो ये है दमदार एक्शन इस वक्त आता हुआ। आइए बढ़ते आगे और अब एक्शन को आगे बढ़ाते हुए सेठी साहब से की जाए मुलाकात। बिल्कुल। सुस्वागतम सेठी साहब, बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, पहली पिक देने के पहले थोड़ा सा अपडेट है। फ्राइडे को मैं स्टूडियो में था, लाइव था, रूबरू आपके साथ। मैंने बहुत सारे कॉल्स दिए, मतलब 4 तो कैश मार्केट के कॉल्स दिए, 1 F&O का कॉल दिया। अनिल जी, वो 5 स्टॉक्स में से 4 के टारगेट अचीव हो गए। BDL, भारत डायनेमिक्स, माइथन एलॉयज, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स और F&O सेगमेंट से ग्रासिम, ये 4 के तो टारगेट अचीव हो गए और सिर्फ 1 स्टॉक वो भी रिकमेंडेड लेवल से ऊपर है, टाटा कॉफी। तो इस तरह की तेजी चल रही है अनिल जी। कैश मार्केट्स में तो धुआंधार तेजी है और वहीं से दोनों स्टॉक है। तो अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है। एक मिनट सेठी साहब, अब आपको पता चला स्टूडियो का पावर क्या है? ऐसे थोड़ी आशु सर बार बार स्टूडियो आते हैं जब भी मौका लगता है। नहीं, उनका इंटेंशन तो अनिल जी अलग है। हाँ। उनका स्टूडियो आने का अच्छा, वो तो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस गेन करने आते हैं, पहले से परख लेते हैं ना जो करने जा रहे हैं। लेकिन आपके तो टारगेट हिट हो रहे हैं ना, तो आप टारगेट हिट कराने के लिए आइए। एक मिनट, आशु सर कुछ कहना चाहते हैं आपको। जी आशु सर। अनिल जी देखिए, मेरा मोटिव कुछ भी हो, लेकिन जब सेठी जी खुद देखिए 2 कॉल की जगह 5 कॉल में 4 का स्ट्राइक रेट, तो मतलब व्यूअर्स को क्यों डिप्राइव कर रहे हैं? सिर्फ अनिल जी वो मतलब वो जो उनमें एक लेजीनेस है ना 2 घंटे आने जाने वाली, अब उसके चलते अनिल जी मतलब कई लोग उनको ले जाने छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहाने वाले उनको बोलिए नहीं मारे और ढंग से काम करें और स्टूडियो में आया करें हफ्ते में एक बार। लो सेठी साहब सुन लिया? बिल्कुल, थैंक यू आशु जी, आपकी सजेशन पे अमल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, बताएं सर पहली पिक। हाँ अनिल जी, आज का जो मेरा पहला स्टॉक है एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है डीलिंक इंडिया, जो अभी 337 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और इसके मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट है 365 के, स्टॉप लॉस रखना 330 रुपए का। ये डीलिंक, ये जो कंपनी है ये एक MNC स्टॉक है, इसकी पेरेंट है डीलिंक ताइवान। ये कंपनी एक लीडर है नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में, जैसे राउटर्स है, स्विचेस है, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स और ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोडक्ट्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स में है। 30 से 40% का इनका भारत में मार्केट शेयर है। और हाल ही में इन्होंने एक ईगल प्रो AI सीरीज, मतलब ईगल प्रो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीरीज नाम से स्मार्ट होम के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, विच आर एम्बेडेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हो सकता है, इससे काफी उम्मीदें हैं। बाकी जिस तरह से सरकार का फोकस है डिजिटाइजेशन के ऊपर, फिर 5G रोल आउट हो रहा है, स्मार्ट होम्स की डिमांड है, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए। फंडामेंटल्स बहुत ही दमदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, एक जीरो डेट कंपनी और पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा है 56% का। तो इस तरह की कंपनी है और वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता, 10 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। मतलब एक MNC स्टॉक होने के बावजूद एक अच्छे सेक्टर में एक अच्छी दर से ग्रो कर रहा है
और उस तरह के स्टॉक आज 10 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है इस तरह के बाजार में इस क्वालिटी के या इस तरह के स्टॉक्स जो इतने सस्ते मिल रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 365, स्टॉप लॉस 330, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है और इससे बड़े टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पहला स्टॉक डी-लिंक खरीदारी करने के लिए। सेठी साहब बताएं सर दूसरा स्टॉक भी। दूसरा स्टॉक है अनिल जी, आज एक पीएसयू स्टॉक है। पीएसयूज में भी धूम मची हुई है और वहां से आज मैंने पिक किया इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को, जो अभी 162 के लेवल पे है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 180 के और 155 का स्टॉप लॉस रखना है। आज तो जितने मतलब पिछले कुछ दिनों से कई सारे पीएसयू स्टॉक्स हमने रिकमेंड भी करे हैं और उसमें एक धुआंधार तेजी चल रही है और मुझे लगता है इंजीनियर्स इंडिया भी बहुत अच्छा करेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों में भी अच्छी तेजी हुई है। ये एक लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और ईपीसी कंपनी है जो कि मेनली ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे फोकस्ड है, जहां पे हमने अभी देखा सरकार का प्लान है भारत में रिफाइनिंग कैपेसिटी को 250 MMTPA मतलब मिलियन मेट्रिक टन पर एनम से बढ़ा के 450 MMTPA करने का, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट यही नहीं, ये कंपनी आजकल ग्रीन हाइड्रोजन, फिर रिन्यूएबल्स, कोल गैसिफिकेशन और एनर्जी ट्रांजिशन, इस तरह के सेगमेंट में बहुत ही सीरियस प्लेयर हो गई है। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, 8,100 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और फिर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में भी काफी प्रोजेक्ट्स कर रही है, जैसे डेटा सेंटर्स है, एयरपोर्ट्स है, इवन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स में भी इनको काम मिला है। तो जो रेलवेज का तड़का है वो भी है और बाकी क्लाइंट लिस्ट जबरदस्त है। जितने भी ऑयल कंपनीज है वो तो ही है और आगे ये पावर कंपनीज लाइक एनटीपीसी, इनसे भी अभी रिसेंटली इनको ऑर्डर मिला है, फिर अडानी से भी ऑर्डर मिला है। और कंपनी अब न्यूक्लियर पावर को ध्यान में रखते हुए ग्रीन हाइड्रोजन को भी फोकस कर रही है और हमने यहाँ पे भी सरकार के बड़े बड़े प्लान्स देखे हैं। कई 4.5 लाख टन की ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू करने जा रही है। फिर इनका एक फिनलैंड की कंपनी के साथ बायोमास को ग्रीन फ्यूल्स में कन्वर्ट करने का एक टाई अप है। कंपनी का नाम है केम्पोलिस ओवाई फ्रॉम फिनलैंड और ये कोल से भी एथेनॉल मेथेनॉल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए प्रोजेक्ट सेटअप करती है। तो इस तरह की कंपनी, और इन्होंने लास्ट क्वार्टर एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है सोलार CSP, उसके साथ भी स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है टू फोरे इनटू सोलर एनर्जी। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। जून क्वार्टर बहुत अच्छा था, 116 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जो पिछले साल 51 करोड़ का पैट था जून क्वार्टर में। डिविडेंड यील्ड है क्लोज टू 2%, एक जीरो डेट कंपनी, अच्छे रिटर्न रेशियोज। और ये बढ़त के बाद भी आज वैल्यूएशन के लिहाज से कंपेयर टू अदर स्टॉक्स इन द मार्केट ये 20-22 के मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है। और 23.5% की FIS DIS की भी हिस्सेदारी है जिसमें अच्छे नाम है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 180, स्टॉप लॉस ऑफ 155। ओके, तो ये है आपके लिए 180 के टारगेट के लिए इंजीनियर्स इंडिया पर खरीदारी और साथ ही डी-लिंक 365 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करें। शुक्रिया सेठी साहब जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। कुणाल जी के पास चलते हैं चार्ट कॉर्नर के लिए। कुणाल जी बताएं सर। अनम्यूट कर दे कुणाल जी, आपका ऑडियो म्यूट है। दीपांशु मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीपांशु मेरी आवाज आ रही है? जी सर बताएं। तो दीपांशु, खरीदारी की राय है। बैंक ऑफ बड़ौदा में सरकारी बैंकों में ट्रैक्शन बन रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में डबल बॉटम पैटर्न इसके 60 मिनट चार्ट्स पर बनता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट हुआ है जिसका लक्ष्य कोई 205 210 का बनता है, तो इन स्तरों पर बाय करके चले। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें। स्टॉप लॉस रखना होगा 193 रुपए पर। 193 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें बैंक ऑफ बड़ौदा में। पहला टारगेट होगा 202 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 205 रुपए का। खरीदारी की राय है BOB। बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर करनी है आपको खरीदारी। आज सुबह जैन साहब के भी रेडार पर था ये काउंटर। आइए अब लेते हैं अनिल जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी वैसे तो मूड ठीक है बट वही है, 44,500 से ज्यादा ऊपर आप नहीं जा रहे बैंक निफ्टी पर, 19,500 से ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं निफ्टी पर इस समय। अमेरिका बंद है बट डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स दोनों 1/4% ऊपर हैं, अच्छे मूड में दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार में भी ठीक ठाक कारोबार है। सर एशिया के बाजार देखिए, आज हांगकांग 2.5% ऊपर था बट पूरा का पूरा एशिया अच्छे मूड में था। तो ग्लोबल मार्केट्स अच्छे मूड में, हमारे बाजार भी ठीक ठाक मूड में, क्या करना है सर बताइए। दीप, ध्यान तो तेजी गई और अगर आज 19,450 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो अगर आपको ब्रेकआउट के बारे में सोचना है और ब्रेकआउट करना है
तो उसका पहला संकेत वहाँ से आएगा। 19,450 पे पहला संकेत आएगा। 19,550 के ऊपर बंद होंगे तो ज़्यादा बेहतर आप नजर आएंगे। 19,550 तो थोड़ा सा भी नॉट श्योर हो भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकते हैं, बट 19,450 तो ऐसा लग रहा है कि एक नियर टर्म ब्रेकआउट जो आपको चाहिए वो निफ्टी पर मिल रहा है, एकदम नियर टर्म वाला। जो BTST के एंगल से आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए जो कंफर्ट चाहिए ना, वो 19,450 के ऊपर आ रहा है। अच्छा, तो आज एक बढ़िया क्लोजिंग होती दिखी। अब ये तो निफ्टी की बात हुई। बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल है 44,550 का, जिसके आसपास 525, 550, 500 के ऊपर बेसिकली देखते हैं। अब इसमें कहना मुश्किल है, तो इसलिए बैंक निफ्टी में मैं टेंटेटिव ही हूँ आज भी। तो एकदम क्लियर कट मैं इसलिए बहुत खरीदने या बेचने के मूड में हूँ, अनलेस कि वो सही लेवल पे आए। तो बैंक निफ्टी देखते हैं 44,500 के ऊपर बंद होता है नहीं होता, लेकिन निफ्टी ऐसा लग रहा है कि आज संकेत दे देगा पहले थोड़े से ब्रेकआउट। अब आइए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है। मेक और ब्रेक एक ही लेवल है और वो है 19,500, जहां पर आप अभी ट्रेड कर रहे हैं। 19,500 के पुट और कॉल पर लगभग बराबरी का इंटरेस्ट है। 1 करोड़ 8 लाख शेयर पुट पर है, 1 करोड़ 1 लाख शेयर कॉल्स पर है। 83 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। जिस हिसाब से पुट राइटिंग 19,500 पर होकर रखिए, संभावना पूरी है दीप के 19,500 के ऊपर बंद होगा। अच्छा, हाँ, पूरी संभावना है। डेटा बहुत मजबूत बन के आए हैं और अगर 19,550 के ऊपर बंद हो गया तब तो कहना ही क्या, फिर तो मतलब आप बहुत बढ़िया हो जाएंगे, मतलब बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी एक ही लेवल है, ले देखे 44,500, 45 लाख शेयर पुट में है, 53 लाख शेयर कॉल्स में है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों एक ही जगह है। बैंक निफ्टी के भी डेटा बहुत क्लियर बना है, ऐसे ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, दोनों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही जगह है 44,500 पे। लेकिन उसके बाहर भी जो डेटा है ना, 44,300, 44,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, 44,600, 44,700 स्ट्रॉन्ग रुकावट जोन, बिल्कुल परफेक्ट डेटा बने। यानी 44,500 के 200 पॉइंट इधर, 200 पॉइंट इधर, इसी के बीच में बैंक निफ्टी को टाइम पास करना। अब बंद अगर 44,500 के ऊपर होता है तो ये भी एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा क्लोजिंग बेसिस। बढ़िया ब्रेकआउट कब मिलेगा आपको? बढ़िया ब्रेकआउट जब मिलेगा जब निफ्टी 19,550 के ऊपर बंद हो और इंट्राडे 19,650, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाए आपको तो फिर तो सरपट दौड़ने वाला है। बैंक निफ्टी बंद आपका 44,550 के ऊपर हो जाए और इंट्राडे में 45,000 को पार करे, दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाए, कहना ही क्या। सो आई थिंक लेट्स सी, थोड़ा बैंक निफ्टी के लिए तो दूर है मामला, लेकिन निफ्टी थोड़ा कोशिश कर रहा है कि आज क्लोजिंग बेसिस पे छोटा ब्रेकआउट देने की आज एक प्रयास है, इसका कोशिश है निफ्टी की। बिल्कुल, तो व्यू पॉजिटिव रखें, बायस तेजी की तरफ रखें, लॉन्ग पोजीशन है उसको होल्ड करें, शॉर्ट करने की जल्दबाजी न करें, आखिरी पौन घंटे में 1 घंटे में नीचे मिले सपोर्ट लेवल पे खरीदिए। ये स्ट्रेटजी बहुत क्लियर, बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी में आपको चलना है इस वक्त निफ्टी में। बिल्कुल, लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, मौके मिल रहे हैं। बिल्कुल, आइए कुछ बिगुल हैं तैयार, एक के बाद एक ढेर सारे कतार में। वागले साहब के लिए है वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, एम्फोसिस में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, 2,500 के पार अभी अभी निकला है। मुझे लगता है ये 2,600 तक वन वे जाना चाहिए। 2,510-12 के करंट लेवल्स पे बाय करें। 2,470 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 2,600, 2,610 के टारगेट्स आपको कल तक मिलने चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए एम्फोसिस। आईटी पर भी व्यू आ रहा है वाकले साहब की तरफ से। आइए सचिन जी के लिए भी एक बिगुल, BTS डबल टी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन में कल के सत्र में एक फ्रेश फ्लैग ब्रेकआउट हुआ था, उसी का फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रहा है। एंड जिस तरीके से डेटा बिल्टअप है, मुझे लग रहा है 1940 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। पोजीशन टारगेट यहाँ पर 2005 का है। सो खरीदारी करनी है टाटा कॉम के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 1870 पे लगाए एंड पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 1935 का। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 2005 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए, नहीं से राइड भी करना चाहिए। 2005 तक आपको ये मूव लेवल तक आते हुए दिख सकती है। आज भी 1.5% ऊपर है। पिछले हफ्ते अनिल जी 6% की तेजी आई थी, पिछले महीने 11% ऊपर था। इस साल करीब 40-44% की रैली आपको इस पर आती हुई दिख चुकी है। ज़बरदस्त मोमेंटम है। टाटा कम्युनिकेशंस लोअर लेवल पर से आइडेंटिफाई किया गया था स्पेशल 25 के लिए,
और वहाँ से बढ़िया रिटर्न दे सकता है। हमारे रिकमेंडेड लेवल से तो करीब आई थिंक 50-55 से ज़्यादा % के रिटर्न्स आ चुके हैं, बट अदरवाइज भी रोज मोमेंटम में दिख रहा है सर, कुछ ना कुछ इसमें रोज हो रहा है टाटा कम्युनिकेशन। बेचने ही नहीं है दीप, बात वही है। अभी क्या है, आप छोड़ दोगे, ले ही नहीं पाओगे। वो 150 रुपए के चक्कर में ट्रेडिंग करोगे। कभी कभी क्या होता है कि आप लेके फंस जाते हो कि बड़ा था, मैंने बेच दिया होता तो 100-200 नीचे मिल जाता, मेरी ट्रेडिंग हो जाती है। अभी उल्टा है, अभी ट्रेडिंग के चक्कर में जाओगे तो मोटा पैसा कमाने से रह जाओगे। आप सोचो कहाँ 1000-1200, कहाँ 1900-2000। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, रिपीट कर करके कह रहा हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि वही टेप वापस चल रही है, लेकिन कभी कभी है ना, जितने रट्टे मारे ना बचपन में स्कूल में, वही आज काम आ रहे हैं, वही याद रहते हैं जो रट्टा मार मार के सिखाया था, है ना। अगर ये स्टॉक निफ्टी में नहीं आया किसी दिन और अगर इसका भाव 4-5 हज़ार रुपये नहीं हुआ, ये कंपनी बेकार है। फिर इतने बढ़िया बिजनेस, इतनी बढ़िया पेरेंटेज वाली कंपनी, इतनी अच्छी पोजीशनिंग, अगर ये बिजनेस नहीं करेगी तो कौन करेगा। एग्जैक्टली। तो इसलिए पोटेंशियल पे फोकस करिए, होल्ड करके रखिए। ठीक है, छोटे मोटे कभी बहुत ज़्यादा आपको लग जाए कि ओवर एग्जिबिटेंस हो रहा है और वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके कराना है, वो अगर आप करने में ऐसे माहिर हैं, नहीं है तो एक आध बार ट्राई करके देख ले, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप माहिर नहीं है तो अगली बार से नहीं करेंगे। लेकिन बाकी ये तो क्वालिटी स्टॉक से, इनमें क्या ट्रेड करना है, ट्रेड करने के लिए 50 और दूसरे हैं ना। करेक्ट सर। जहाँ अच्छे फंडामेंटल वाले, अच्छे पेरेंटेज वाले, अच्छे ग्रुप वाले स्टॉक, अच्छे बिजनेस वाले स्टॉक है, उन्हें इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखिए और उनमें से एक ये है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो टाटा कॉम को रेडार पर रखिए, बढ़िया मोमेंटम है टेक्निकली। और ट्रेडिंग करनी है तो फिर सुमित जी है। सुमित जी हैं, बिल्कुल, आइए। जी सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 23 रुपया 90 पैसे, 23 रुपया 95 पैसा, 23.90, 23.95 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है साउथ इंडियन बैंक, साउथ बैंक। इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। साउथ इंडियन बैंक के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 10%, 20% ऐसा मूव जल्दी ही आने वाले दिनों के अंदर स्टॉक में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट किया है वो लोग होल्ड करें, यहां पे सीएमपी पे फ्रेश खरीदारी करें। पिछले पांच दिनों का हाई स्टॉक अभी ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 26 रुपए का। 26 का लेवल ब्रेक होने पे दूसरा टारगेट बनेगा 27.5 रुपए का। स्टॉक का नीचे में जो सपोर्ट है 22 रुपया 90 पैसे, 23 रुपए के पास है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा है 23 रुपए का। खरीदारी करें हफ्ते 10 दिन के लिए। 26 रुपए का पहला टारगेट, 27 रुपए 50 पैसे का दूसरा टारगेट। खरीदारी करें साउथ इंडियन बैंक। तो 26 का पहला टारगेट, 27.50 का दूसरा टारगेट साउथ इंडियन बैंक, यहां पर करनी है आपको खरीदारी। आइए, सिद्धार्थ जी की तरफ से भी एक बिगुल आ रहा है, सुपर सिड। जी सर। देखिए दीप, वंस अपॉन अ टाइम जिस हिसाब से चेन्नई एक्सप्रेस सुपर हिट हुई थी फिल्म, वैसे ही ये स्टॉक भी सुपर हिट हो सकता है, और ये है चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट 435 और पोजिशनल टारगेट आप रख सकते हैं 476। ऑयल एंड गैस स्पेस में चेन्नई पेट्रो, जिसकी 10 मिलियन टन की कैपेसिटी है रिफाइनिंग की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, 52% स्टेक आईओसी का है, और पहले क्वार्टर के जो जीआरएम दिखे वो बहुत बेहतरीन $11 पर बैरल का दिखा। FY24 का जो केपेक्स है ये साल का वो 500 करोड़ के करीब का है, और ऑपरेशनल सिनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है आईओसी के साथ, क्योंकि आईओसी बहुत सारा अपना चेन्नई पेट्रो का मटेरियल यूज करते हैं, और बेनिफिट बहुत बड़ा लगता है जब वो बल्क प्रोड्यूसर होते हैं और बल्क कंज्यूमर होते हैं आईओसी। इस साल में FY24 में जो जीआरएम की उम्मीद है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन की, वो $8.6 के करीब है, जबकि 10 साल का एवरेज $4.2 है। तो चेन्नई पेट्रो 435 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 476 का पोजिशनल टारगेट, इस पे खरीदारी की रहा है। चेन्नई पेट्रो 435 छोटा टारगेट और 476 बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। आइए बढ़ते आगे, और आदित्य L1 मिशन ये भी सक्सेसफुल हुआ है, लॉन्च कर दिया गया है। अब आगे और प्रोग्रेस होती हुई दिखेगी, लेकिन आजकल रादर इन मिशंस के साथ जुड़े कई सारे स्टॉक्स हमेशा रडार पे, चाहे वो फिर चंद्रयान 3 हो या फिर आदित्य L1। किन किन लिस्टेड कंपनियों में आदित्य L1 को इस मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, इस पर जरा एक बार अपडेट लेते हैं। हमारे साथ अरमान है तैयार डिटेल्स लेकर। अरमान बताइए। जी सर, शनिवार को जैसा कि हमने देखा था ये सक्सेसफुल लॉन्च होता हुआ दिखा था, और उसमें अगर आप देखें, आप चीन, अमेरिका, जापान, यूरोप के बाद अब भारत भी एक ऐसा देश हो जाएगा जो वहाँ पर सन की जो है सूर्य की स्टडी करने के लिए मिशन सक्सेसफुल होता हुआ दिखा है।
अब चंद्रयान 3 की तरह यहाँ पर भी आदित्य L1 में भी कई सारी लिस्टेड की डिफेंस कंपनीज हैं जहाँ पर इन्होंने यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिए हैं जहाँ पर इसका उपयोग हुआ है। उसमें आप सबसे पहले L&T की बात करें, मिश्र धातु की बात करें, एमटार की बात करें, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जहां पर इनके प्रोडक्ट्स जो हैं इस मिशन में यूज़ होते हुए दिखे हैं। L&T ने क्रिटिकल स्पेस ग्रेड हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग की है, एमटार टेक ने विकास इंजन और आप इलेक्ट्रोन्यूमेटिक मॉडल्स जो हैं वो सप्लाई करे हैं। मिश्र धातु की बात करें तो उन्होंने आदित्य L1 के लिए स्पेशलाइज्ड मेटल्स और एलॉय सप्लाई वो ये करते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ कई कंपनियां जैसे BHEL, HAL, पारस डिफेंस, सेंचुरी इलेक्ट्रॉनिक्स, वालचंद इंडस्ट्रीज और कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, उन्होंने भी इसरो के साथ जो है कामकाज किया है। अब चंद्रयान 3 और ये आदित्य L1 के लॉन्च के बाद ग्लोबल जो रॉकेट मार्केट बाजार है वहाँ पर भारत की स्थिति मजबूत होती हुई दिखी, क्योंकि अब यहाँ पर उन्होंने अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो अपने आप प्रूव करते हुए दिखे हैं। तो उसके चलते अब ग्लोबल मार्केट के लिए भी इनके पास जो ऑर्डर्स की पोटेंशियल है वो खुलती हुई दिखी है। और अगर आप ग्लोबली मार्केट साइज देखेंगे तो ग्लोबली जो मार्केट साइज है वो लगभग $29 बिलियन का जो है वहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटी है। अब मेक इन इंडिया थीम को मजबूत और ग्लोबल रॉकेट बाजार की यहाँ पर भारत में एंट्री होने के चलते आप L&T में भी यहाँ पर आपको देखेंगे कि यहाँ पे खरीदारी की राय आती हुई दिखी है CLSA की तरफ से, जो कि लक्ष्य दे रहे हैं 3080 का। HAL की बात करें वहाँ पर भी वो आउट परफॉर्म बोल रहे हैं, राय दे रहे हैं लगभग 4110 के आसपास का लक्ष्य दे रहे हैं। और कुछ समय से अगर आप देखें जब से चंद्रयान 3 का लॉन्च होता हुआ दिखा है उस समय से सारे शेयर्स का अगर आप भाव देखेंगे जिस हिसाब से तेजी से बढ़ते हुए दिखे हैं, BHEL 48%, एमटार टेक 36%, मिधानी 35%, पारस डिफेंस या फिर आप L&T या फिर HAL, सभी स्टॉक्स जो हैं ये सभी स्टॉक्स अच्छे खासे यहाँ से बढ़ते हुए दिखे। चलिए, ये है आपके लिए डिफेंस स्टॉक्स। अच्छा एक्शन है, एमटार टेक्नोलॉजी से मूव में आ ही रहा है और अच्छी पब्लिसिटी भी इन कंपनीज की हो जाती है। इतने प्रेस्टिजियस मिशन के साथ आप जुड़े, मिशन सक्सेसफुल भी हो तो फिर आपको और आगे ऑर्डर्स लाने में भी फ़ायदा होता है। और आज भी हम देख रहे हैं कई सारे काउंटर्स अच्छी तेज़ी में बने ही हुए हैं। एक बार सिद्धार्थ जी से भी पूछना चाहूँगा। सिद्धार्थ जी, ये सारे डिफेंस स्टॉक्स और इसके साथ ही L&T की बात निकली, L&T पर आपकी भी राय लेना चाहूँगा। AM नायक साहब ने एक्सक्लूसिवली हमारे साथ बात करी थी सर, और वो कह रहे हैं कि एक बड़ा ऑर्डर आने वाला है। ये सारे प्रेस्टिजियस ऑर्डर्स में तो L&T योगदान दे ही रहा है, बट एक बड़ा मेट्रो से रिलेटेड ऑर्डर आने वाला है, एक्सपोर्ट ऑर्डर जो 25,000 करोड़ का आ सकता है आने वाले समय में, ये उन्हें मिलने वाला है। कैसे देखना है सर, L&T के लिए बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है ये तो? 100% बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और L&T की जब बात करते हैं तो अब जब देश के प्रोग्रेस की बात करते हैं, प्रॉक्सी टू इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो वो L&T है। बार बार लगातार L&T बोलते आ रहा हूं, आज भी कहता हूं कि L&T डेफिनेटली वो ऐसा स्टॉक है ही नहीं जहां पे आप लिया बेची करते रहे। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, बने रहना है और डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट्स बहुत बड़े हैं, स्पेशली एरोस्पेस डिफेंस साइड से। और जो अरमान अभी बता रहे थे कि जो डिफेंस की एरोस्पेस की जो डेवलपमेंट होती है जिसके कारण एमटार टेक्नोलॉजी और दूसरे इत्यादि कंपनियां जो डिफेंस की उसको फायदा मिलता है, उसमें से एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो बहुत बेहतरीन लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी बहुत अच्छा एक ग्रोथ और प्रोस्पेक्ट बन सकता है। हमारे जो टारगेट है HAL में वो 4400 के है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो ये है आपके लिए कुछ डिफेंस स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर, और नजर L&T पर तो बनी हुई ही है। इनफैक्ट एक बार देख लेते हैं नायक साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा था इस बड़े ऑर्डर को लेकर। 10, 20, 30 years will be on the base of IT and engineering service we have done. And unlike other companies, simultaneously we have the very, very high-tech hardware. Whether it is Chandrayaan, whether it is EPC, I mean, the biggest job we have now got is 26,000 for bullet train, 26,000, right? And you will hear that in future we'll get from abroad now 25,000 crore, single order. ओके, तो ये है आपके लिए L&T पर पूरा का पूरा एक्शन, और एक्शन क्रिकेट के मैदान में भी होने की चांसेस बन रहे हैं। टॉस तक तो हो चुका है। अच्छा, टॉस में तो बारिश का चक्कर भी नहीं होता ना, टॉस तो हो ही सकता है ना, टॉस तो कर ही सकते या टॉस में भी बारिश बंद होनी चाहिए, मैदान में जाके करना है तो यूजुअली तो ऐसे ही होता है। ओके, बट तो जो रोहित शर्मा ने नेट प्रैक्टिस में टॉस की जो प्रैक्टिस की वो काफ़ी काम आ रही है और टॉस वो जीते हैं। अच्छा, तो ये आपके लिए अभी की ताज़ा खबर जो आती है। इंडिया चोज टू फील्ड। हाँ, मैं तो सोचा बैटिंग के 400-500 रन बनाते तो मजा आता।
बट हो सकता है बारिश वारिश के हिसाब से कुछ सोच के क्या हो, भगवान जाने। रोहित शर्मा की भी ताकि फटाफट पीछे से आपको अगर ओवर कम हो जाए ना, तो आपको पता है कितने ओवर में कितने रन बनाने, तो उस हिसाब से हो सकता है आई थिंक। चलो जो भी है बढ़िया है। तो ये आपके लिए इस वक्त वैसे मस्ट विन मैच है सर। हाँ, अरे नेपाल तो ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे। ये नहीं किया तो फिर हाँ, मेरा तो मन था, मतलब एक्चुअली टाइम कम था और ऑप्शन भी नहीं था, तो आपको भी भेजा जा सकता था नेपाल के लिए तो चलिए ये है आपके लिए आज एशिया कप का मैच शुरू होने की तैयारी में। तो ये तो एशिया कप है, बट बाय द वे बाजार भी डेज हाई पर आ बिल्कुल। और इस बीच आशीष सर के लिए एक बिगुल है, और आशीष सर की एक विशेष रिक्वेस्ट है, कैश मार्केट का कोई स्टॉक रिकमेंड करना चाहते हैं, बिगुल स्विंग के सुल्तान आशिमना। बताएं सर। अनिल जी, कैश का स्टॉक काफ़ी लोग कई बार इंसिस्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा रिफ्रेन करता था। एक तो अनिल जी उल्टा सीधा भाग जाते हैं, प्लस उसमें अनलाइक डेरिवेटिव रिपेयर ट्रेड नहीं होता। बट पास्ट एक्सपीरियंस और जिस तरह का अनिल जी मार्केट चल रहा है, तो शेयर करते रहना चाहिए। तो अनिल जी, एक कैश का स्टॉक है और अभी एक स्टॉक की बात हो रही थी, उसके लिए अभी हमने स्प्रेड शेयर किया क्लाइंट से, मैं दोनों कॉल्स शेयर करूंगा। जो कैश का स्टॉक है अनिल जी, वो आपने कई बार डिस्कस भी किया है। डिलीवरी अनिल जी 445 रुपये का रेट है डिलीवरी का, और 420 के स्टॉप लॉस से लेना है। 480 से 500 रुपये का टारगेट है कैश स्टॉक डिलीवरी। और अनिल जी जो डेरिवेटिव ट्रेड है वो अनिल जी अभी जिस स्टॉक की बात जो सचिन ने भी कॉल दी है, इंसिडेंटली हमने अपने क्लाइंट से स्प्रेड शेयर किया है, तो मैं कर लेता हूँ। टाटा कम्युनिकेशन का 1880 की एक कॉल लेनी है अनिल जी, और 1920 की एक कॉल बेचनी है। इसमें अनिल जी 8 से 10 हज़ार रुपये पर लॉट का प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं हम। किसी को अगर और ज़्यादा लगता है तो 1880 1940 भी बना सकते हैं, या लॉट ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि 500 शेयर का एक लॉट है। तो 1880 और एक लेके एक ही बेचनी है अनिल जी टाटा कम्युनिकेशन में, दो नहीं बेचनी। 1920 या 1940 वो एक पर्सनल चॉइस है। बस ये स्प्रेड हमने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया टाटा कम्युनिकेशन में, क्योंकि ये मूव जैसे आपने भी अभी बिल्कुल बोला और बिल्कुल चलेगा। और अनिल जी कई बार क्या होता है, अगर आप 2000 रुपये का स्टॉक को 50 ले सकते हैं, या लगता है कि यार 200 रुपये बढ़ेगा तो मेरे को 10,000 रुपये आएंगे, यहाँ से भी पेशेंस नहीं होती है, जो आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। और पैसे भी अनिल जी नहीं होते, क्योंकि मार्केट जिस तरह चल रही है। तो इस तरीके से अनिल जी 500 का लॉट साइज है, इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है, और जो प्रॉफिट टारगेट आप 50 या 100 शेयर में करते हैं वो ट्रेड में इस तरह से मिल सकता है। तो बुल स्प्रेड बनाना चाहिए अनिल जी टाटा कम्युनिकेशन में। ओके, टाटा कम्युनिकेशन का बुल स्प्रेड बनाए आप। एक 1880 का कॉल खरीदें, 1920 या 1940 का बेचे। और डिलीवरी ये वो स्टॉक जो कैश में खरीदने की राय 420 के स्टॉप लॉस के साथ, 480 520। और जोमेटो डिलीवरी ई कॉमर्स कंपनी पर लगातार हमारे साथ साथ आशीष सर भी पॉजिटिव हुए हैं और बुलिश भी, तो वहाँ पर भी एक्शन भरपूर होता दिखा है। एक अपडेट जरा इस वक्त लिया जाए जल्दी से सचिन जी से। अल्ट्राटेक सचिन जी के रिकमेंडेशन के बाद बड़ा तेजी से दौड़ लगाता हुआ दिखा है, और लगभग टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जरा एक बार अपडेट दें। और कैनरा बैंक भी, दोनों स्टॉक मजबूत है सचिन जी? जी अनिल जी, इनफैक्ट जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर डेटा शेप अप हो रहा है, फ्रेश यहाँ पर एक 30 मिनट्स चार्ट्स पे एक फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है, एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पिछले 2 महीने तक ये पर्टिकुलर स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन रेंज में ही लॉक्ड इन था। 8400 के आसपास काफ़ी इसे रेजिस्टेंस आया था, एंड नीचे 8000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना था। एंड जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है लगभग पोजिशनली ये 9100 के टारगेट्स के लिए वेल प्लेस्ड है। बट ट्रेडिंग के लिहाज से जो हमने टारगेट रिकमेंड किया है 8740 का, आई थिंक उसके लिए बने रहे। एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पर ऐड किया जा सकता है 8570 पे, एंड अभी भी मुझे लग रहा है डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो और पोजीशन बढ़ाई जा सकती है अल्ट्राटेक सीमेंट पे। अगर हम कैन बैंक का डेटा देखें तो वहाँ पर भी स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, एंड वहाँ से फॉलो थ्रू एक्शन इंटरेस्टिंग है। इसे लगभग हमने 334 335 के जोन में अभी रिकमेंड किया था। 341 ऑलरेडी हो चुका है, बट मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा। 345 का टारगेट यहाँ पर इंटैक्ट है। सो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो 337 के स्टॉप लॉसेस के साथ अभी भी फ्रेश लॉन्ग ऐड किए जा सकते हैं। ओके, तो कैन बैंक यहाँ पर रखिए नज़र। कैनरा बैंक पर सचिन जी का व्यू आ ही रहा है, स्टॉक भी पॉजिटिव है। थोड़ी देर पहले उन्होंने बढ़ाई भी दी थी 345 के टारगेट तक के लिए, थोड़ा टारगेट अब आप बढ़ा भी सकते हैं इस पर। आइए सुमित जी अपनी कॉल के साथ तैयार, बिल्कुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट।
बताएं सर। दिपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 129 रुपीज 5 पैसा, 129 रुपया 5 पैसा अभी भाव है। स्टॉक का नाम है L&T फाइनेंस, L&T FH। इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। ये स्टॉक रिसेंट का स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है। पिछले 2-3 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है और अभी रिसेंट का स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि L&T फाइनेंस यहां से 133 रुपए का पहला टारगेट और 136 रुपए का दूसरा टारगेट ये जल्दी अचीव करेगा और ऊपर के लेवल यहां से स्टॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। स्टॉक में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग अभी होल्ड करें। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 126 127 के पास है। 126 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के L&T फाइनेंस में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट 133 रुपए का, दूसरा टारगेट 136 रुपए का। खरीदारी करें L&T फाइनेंस। थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ जी की तरफ से भी खरीदारी की राय आई थी 134 के टारगेट से सिद्धार्थ जी के लिए और पोजीशनल टारगेट 160 के। सुमित जी के भी सिमिलर टारगेट इस समय ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं 133 से 136 के निकलकर। कैश का ऑप्शन जुड़ रहे हैं हमारे साथ जय ठक्कर। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून करना है इस समय बाजार में। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। सुनो, सुबह जो 19,400 का कॉल दिया था उसके तो सारे टारगेट्स हासिल हुए। अब 19,500 का कॉल खरीदना है, ये मिल रहा है हमें 85 पर अभी। सो 85 पर खरीदे 19,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, ऑलमोस्ट एट द मनी आप मान सकते हैं इसको दीप। एंड इसको इसीलिए खरीदना है बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ओवरऑल एक मार्केट में मोमेंटम है, मुझे ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी भी ऊपर आ सकता है, बट देन 44,600 के ऊपर दीप अगर जाता है बैंक निफ्टी तो फर्दर एक कंफर्मेशन मिलेगा। निफ्टी में ऑलरेडी कंफर्मेशन है, आई मीन अबाउट 19,500, हेंस आई एम कंटिन्यूइंग विद निफ्टी आउट देयर। 85 पर खरीदे। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा दीप दैट कैन बी प्लेस्ड एट 46 एंड टारगेट्स जो है वो 128 एंड 144 के रहेंगे। सो 128 144 ये दो टारगेट्स के लिए निफ्टी का 19,500 का कॉल खरीदे। जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि 19,600 650 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में मुझे निफ्टी में नज़र आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। जो 19,200 था फिर 300 हुआ, अब इमीडिएटली 350 400 के रेंज जो है निफ्टी में, दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। टिल दोज लेवल्स आर हेल्ड 600 to 650 इज़ वेरी लाइकली। ओके, तो निफ्टी जा रहा है 19,600 19,650 के पास। सुबह 19,400 का कॉल खरीदवाया था, अब आप उसको 19,500 का कॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। बाजार भी डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अशोक सर, कैश स्टॉक्स की आप बात कर रहे थे, आपसे अपडेट लेना था RVNL पर। रेल स्टॉक्स आज जबरदस्त मोमेंटम है। आज आपकी फ्राइडे की रिकमेंडेशन भी थी, ऑफकोर्स वहाँ पर थोड़े पोजिशन बड़े टारगेट थे 170 175 के, बट तब की रिकमेंडेशन से अब तक की करीब 12 साढ़े 12% की मूव दिख रही है RVNL पर। एक बार इस पर अपडेट दे दें सर। दीपांशु, मैंने अभी ओपनिंग में यही बात की थी कि जिस तरह का ट्रैक्शन बन रहा है ये थोड़ा सा ओवर लगता है। तो मुझे लगता है कि मतलब पोजिशनली तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों से जिस तरह से चल रहे हैं और ऊपर के लेवल में भी एक एक दिन में 12-15% मूव, तो दीपांशु आउट ऑफ शेयर डिसिप्लिन, जो अनिल जी ने एक वर्ड यूज किया था इंट्रोस्पेक्शन, हम ये इंट्रोस्पेक्शन क्लाइंट से कर रहे थे कि मतलब ऐसे ऐसे प्रॉफिट आ रहे हैं तो एक बार बुक करना चाहिए। नीचे में जरूर मिलेगा दीपांशु, अगर यही मतलब 145 में भी वापस आ जाएगा तो हम फिर क्लाइंट्स को बोलेंगे ले ले, कि अल्टीमेटली लेके रखना है। लेकिन जिस तरह से 160 62 65 तक अभी मैंने देखा था, हमने 157 से प्रॉफिट बुकिंग की जरूर रिकमेंडेशन दी है, ओनली आउट ऑफ डिसिप्लिन, कि जो एक एक दिन में इतने मूवमेंट के बाद भी इस तरह से बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये थमेगा। मतलब इतना कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, इतना इस तरह का जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन ऐसा मार्केट में होता है, कई बार होता है, लॉजिक भी डिफाई करता है कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, री रेटिंग भी होती है। बट आपको तो हमेशा मतलब ये मार्केट हमेशा रहेगा, डिसिप्लिन तरीके से बुक करना चाहिए और नीचे आए तो जरूर ले। तो हम तो जरूर है, इरकॉन भी बीच में लिया था, उसमें भी बुकिंग करवाई है। लेकिन अब उस तरह से देखिए ना, अगर इफ यू कंपेयर दी स्टॉक्स विद अदर स्टॉक्स, कैसे कैसे धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, रोज स्क्रीन पे बढ़ते हैं। जो अनिल जी कहते हैं सबसे अच्छी चीज है कि सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर 15% एक एक दिन में बढ़ के ऊपर कोई ले ले कि मतलब पागलपन हो रहा है, तो अगर 10% 5% नीचे आ गया तो लगेगा उसको गलत हो गया। तो ऐसे में प्रूडेंट चीज ये होती है कि डिसिप्लिन प्रॉफिट बुकिंग करें और नीचे में जरूर लें वापस। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करें, नीचे में वापस लें। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं है, स्टॉक अच्छा नहीं करेंगे, बट अभी थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का वक्त आ गया है। तो चलिए, ये है आपके लिए रेलवे स्टॉक्स पर खरीदारी प्रॉफिट बुक करने की राय आशु सर की तरफ से।
एयर फेयर्स फिर से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। हवाई यात्रा हो चुकी है महंगी। क्यों हो गई है महंगी और कितनी हो गई है महंगी, जरा ये जान लीजिए, समझ लीजिए। तो नुपुर हमारे साथ हैं बताने के लिए कि एयर फेयर कितने बढ़े हैं और वजह क्या है। नुपुर बताइए। बिल्कुल सर, फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है, मतलब टिकट्स तो ऑलरेडी बुक स्टार्ट हो ही गई है, तो डिमांड बहुत स्ट्रांग है और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि जो एयर के टिकट्स हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए नजर आए और इस दिवाली से, पिछली दिवाली से भी कंपेयर करेंगे तो 80% से ज़्यादा का हाइक आपको दिखेगा। वर्ल्ड कप भी है तो वो भी एक इम्पैक्ट है और टूरिज्म तो हम देख ही रहे कि बढ़ ही रहा है लगातार, तो उसके चलते भी एयर टिकट्स में आपको कीमतों में बढ़ोतरी दिखेगी। एटीएफ की कीमतों में भी हमने बढ़ोतरी देखी है जिसका भी असर कीमतों पे आते हुए नजर आया है। फेस्टिव सीज़न की जो बुकिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। दिवाली सीज़न जो है टियर 2 टियर 3 सीज़न में इस बार एक्सपेक्टेशन है कि मांग ज़्यादा आती हुई नजर आएगी। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर से गोवा, चंडीगढ़, जयपुर की फ़्लाइट्स के एयर फेयर्स अगर आप देखेंगे तो 10 से 25% की बढ़ोतरी आपको दिखेगी। इस सीज़न के दौरान एडिशनल फ़्लाइट्स भी यहाँ पे उड़ने की संभावना है और पैसेंजर ट्रैफिक और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, जो एविएशन स्टॉक्स है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सकती है, यही उम्मीद लेकर चल रहे हैं। एक तरफ का अगर एवरेज एयरफेयर देखें पिछले साल दिवाली के मुकाबले इस साल टिकट की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो दिल्ली से श्रीनगर का टिकट जो करीबन 4000 का हुआ करता था वो अब 90% बढ़कर करीबन 7100 हो चुका है। दिल्ली से कोलकाता भी देखेंगे तो आपको 74% की बढ़त यहाँ पर भी नजर आएगी। इनफैक्ट हैदराबाद का भी टिकट आप देखें जो 3300-3400 रुपये में मिल जाता है वो भी 5600 के आसपास पहुँच गया, तो 71% का YOY जंप आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। एटीएफ की कीमतों में भी हमने देखी कि लगातार बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। दिसंबर 2022 के बाद एटीएफ की जो कीमत है वो 1.12 लाख पर किलोलीटर के उच्चतम स्तर पर आती हुई नजर आ रही है। 1 सितंबर को भी जो लागू हुई है दरें वो 14% की बढ़ोतरी यहाँ पर दिखी है। तो फेस्टिव सीजन से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, 80% से ज़्यादा के हाइक्स हम देख रहे हैं ये जो एयरफेयर्स है उसमें। साथ ही साथ जो वर्ल्ड कप आने वाला है उसका भी इम्पैक्ट अभी से ऑलरेडी बुकिंग्स में दिख रहा है। तो ये है आपके लिए इस समय एयरफेयर्स को लेकर भी एक्शन हो रहा है। तो एयरफेयर्स भी ऊपर जा रहे हैं, एयरफेयर्स भी ऊपर जा रहे हैं और फिर एयरलाइंस के लिए कॉस्ट भी ऊपर जा रहा है। और आशु सर हमारे जो काफ़ी ट्रैवल करते भी हैं कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी आशु सर बताइए। दीपांशु, एयरफेयर्स में तो मतलब मुझसे ज़्यादा कोई क्या कह सकता है, इतना ज़्यादा पागलपन चल रहा है दीपांशु। आई मीन आपको मालूम है मतलब दोनों बच्चे बाहर हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया है, और मुझे तो लगता है कि मतलब स्टॉक बाद में प्लस करूं या लॉन्ग करूं, पहले टिकट्स लॉन्ग होनी चाहिए। और ऐसे ऐसे सर्च इंजन ये गूगल वगैरह पता नहीं कैसे इन्होंने लगा रखे हैं कि आप जो टिकट अभी चेक करने जाओ और उसके बाद अगले दिन देखो तो ऐसे गलती होती है कि कल बुक क्यों नहीं करी है। तो अब तो ना शायद वो उनको भी वो करने के लिए मतलब मिसगाइड करने के लिए अलग अलग डेट्स, जिस डेट्स पे आना जाना है वो चेक नहीं करते, दूसरी डेट चेक करनी पड़ती है कि इंडिकेटिव फेयर्स क्या है। तो दीपांशु इतना पागलपन चल रहा है कि ऐसे एयरफेयर्स का इजाफा मैंने कभी नहीं देखा था। आप एक एक दिन मिस करो और ऐसे लगता है कि 5-5% का ऊपर सर्किट लग रहा है, स्टॉक में नहीं लगता। तो अगर कोई मैकेनिज्म ऐसा हो जाए, कोई मतलब ये IEX एक्सचेंज की जगह मुझे तो लगता है कि एयरलाइन की टिकट्स की एक्सचेंज होनी चाहिए जिसमें टिकट्स की ट्रेडिंग हो सके और हम उसमें लॉन्ग कर सके। कभी शॉर्ट कॉल नहीं दूंगा उसके अंदर। अच्छा, मुझे लगा ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही है। सेम एकदम। हाँ, आज अगर आपने टिकट बुक नहीं कराई पक्का कल सुबह नहीं कराएगी, पक्का शाम को महंगी मिलेगी। हाँ, और ये बात से जो हम कराते, हम जो चेक करते उसी दाम क्यों बढ़ते हैं? ये लॉजिक समझ नहीं आया आज तक। सीरियसली मेरे साथ भी लगातार होता है ऐसा। जिस दिन की हाँ, मुझे समझा कि पहले मुझे लगा मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, लेकिन चलो ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, आशीष जी के साथ भी है। अच्छा, सिद्धार्थ जी भी कुछ कहना चाहे। सिद्धार्थ जी, आपकी भी प्रॉब्लम है? अरे जी, ये प्रॉब्लम तो है, और जब बुक कर लेते हैं, हाँ। बुक करने के बाद मैं जब दूसरे दिन देखता हूँ तब भाव नहीं बढ़ते, भाव वही रहते हैं। हाँ, अच्छा, बाद में हम, अच्छा ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, बाद में देखना बंद कर देते हम तो, इसलिए ये अनिल जी वो वर्चुअल होता है ना, वर्चुअल बेनिफिट कितना मिला। हाँ, अगर बढ़ते हैं तो वर्चुअल बेनिफिट। हाँ, वैसे ये बात सही है, अगर अपन कहीं अपने को लाइन में लगना ही है और कोई ऑप्शन नहीं लगना ही तो लगना ही है, लेकिन अपने पीछे 8-10 आगे खड़े हो जाए तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है।
अपनी वाली लाइन थोड़ी लंबी दिखे, लेकिन अगर पता चले खड़े और अपने बाद में पीछे कोई नहीं आया, अरे बहुत तकलीफ होती है। मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या कर दिया, हमारे पीछे तो कोई आ ही नहीं रहा। बिल्कुल वैसी परेशानी है सिद्धार्थ जी की कि जैसे टिकट करवा दी उसके बाद भाव बढ़ना बंद ना कराओ जब तक। तो ये है एयर फेयर का पूरा मामला। बहुत महंगे होते दिख रहे हैं एयर फेयर, ये बात सही है। चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे फेस्टिव सीजन हो, बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है। ये महंगाई दिल्ली श्रीनगर, माय गॉड, 7,175। सही टाइम आप चले गए, बहुत पॉपुलर रूट हो गया ये। हाँ बहुत पॉपुलर रूट। ये तो दिल्ली श्रीनगर तो फिर भी ठीक है, मुंबई श्रीनगर निकालो पता चलेगा। अच्छा 25,000, 30,000, 35,000 वन साइड। दुबई से ज्यादा श्रीनगर के 100% एनी टाइम। दुबई तो आप आजकल 18-20 हज़ार रुपये में जाके आ जाओगे साल है। करेक्ट। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है। एनीवे चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। सिद्धार्थ जी के लिए बिगुल सुपर सिद्ध। जी सिद्धार्थ जी। ये कैश का स्टॉक है प्रिज्म जॉनसन, इस पे खरीदारी की राय। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 145 और दूसरा टारगेट पोजिशनल रहेगा 150 का प्रिज्म जॉनसन पे। बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है, सीमेंट, टाइल्स, बाथ प्रोडक्ट्स, ये सभी चीज में है। सीमेंट मेन स्टे है। सेल्स वॉल्यूम सीमेंट का काफी अच्छा दिखा है, 20% के करीब का। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हेल्दी डिमांड दिख रही है। 44% कामकाजी मुनाफों में उम्मीद रख सकते हैं आने वाले समय में, जहां ग्रोथ आ सकती है। और करीबन 7-8%, 9% की रेवेन्यू में ग्रोथ आ सकती है। कैपेसिटी एक्सपेंशन है, टाइल्स में 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट से कैपेसिटी बढ़ रही है, जो 67 मिलियन स्क्वायर मीटर में हो जाएगी। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से प्रिज्म जॉनसन विद अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 145 फॉलोड बाय 150। ओके 145 150 के टारगेट के लिए प्रिज्म जॉनसन, इस पर रखिए नजर। सीमेंट स्टॉक्स आज वैसे भी रेडार पर हैं ही। आइए अनिल जी की तरफ से भी आ रही है एक कॉल, बिगुल उनके लिए कल के 2000। जी सर। डीप खरीदारी करने की राय है और खरीदारी करनी है एनटीपीसी के फ्यूचर्स में। 235 रुपये 236 रुपये की रेंज में ये फ्यूचर्स अभी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आप टारगेट रखें 242 और 247। दो टारगेट आपके ये हैं 242, 247 और एक छोटा टारगेट 240 का रखें। 240, 242, 247 के टारगेट के साथ आपको खरीदारी करनी है। 231, 231 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। वैसे तो पावर स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में है ही, डिमांड जबरदस्त से पावर की और बढ़ने वाली है। सो फंडामेंटल्स, प्राइसिंग, डिमांड, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन आज इसको चुनने की एक वजह और भी है कि कोल इंडिया आज आप देखिए को बहुत मजबूत है। कोल इंडिया ने कुछ ग्रीन फ्यूल, ग्रीन कोल का प्रोडक्शन किया है और एनटीपीसी के बारे में भी खबर आ रही है कि इन्होंने एक ट्रायल रन में उसका प्रोडक्शन किया है। अब इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये ESG कंप्लायंट नहीं मानी जाती, और अगर ग्रीन कोल का प्रोडक्शन एनटीपीसी भी करने लगे, जो ट्रायल के बाद ये सक्सेसफुल हो जाए, तो ये भी कंप्लायंट हो जाएंगे। राइट, वो भी मौका बन गया। तो वो इसके बाद ESG कंपनियों में अगर ये आ जाती हैं तो इनके लिए एक वो क्या कहना चाहिए कि बड़ा वो खुल जाएगा आपके लिए, खरीदारी करने वालों का एक और बड़ा जो इन्वेस्टर बेस है वो बनता हुआ दिखेगा। बाकी तो मजबूत है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पावर स्टॉक्स में आप कहीं भी किसी भी लेवल पे इन्वेस्टेड हैं तो आगे अपसाइड तो है ही। तो 231 आज के लोज पे स्टॉप लॉस, 240, 42 और 247 तीन टारगेट के लिए एनटीपीसी खरीदने की राय है आपके लिए। ओके, तो एनटीपीसी खरीद कर चले, ये है आपके लिए राय। एनटीपीसी, इस पर रखिए नजर। आइए बैन से बेनिफिट अपडेट ले लेते हैं। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए, पहले दिन तो इंडिया बुल्स आ गया, और क्या कुछ हो सकता है? दीपांशु, अभी भी लिस्ट लंबी हो जाएगी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस तो स्टॉक जिद्दी है, बैन में रहेगा। 113% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, लेकिन इसके साथ कंपनी देने आ रहे बलरामपुर चीनी 127% है, BHEL 106% है, इंडिया सीमेंट 103% है और हिंदुस्तान कॉपर 101%। यानी अब आपके पास टोटल 5 स्टॉक होंगे बैन में, क्योंकि 4 स्टॉक फ्रेश एंट्री करने जा रहे हैं। बलरामपुर चीनी, BHEL, इंडिया सीमेंट्स और हिंदुस्तान कॉपर। बाहर निकलने का तो किसी का सवाल नहीं है। ये भी लग रहा है कि एक्सपायरी बिजी रहेगी। और ये सारे बैन फेवरेट हैं। पिछली सीरीज में भी ये आई थिंक एट सम पॉइंट और द अदर ये सारे बैन में आपके सारे बैन में थे। और पोजीशंस देखिए कि कितनी ज़्यादा देखे। इनफैक्ट बलरामपुर चीनी 127% अभी हो गया है।
और बाकी हिंदुस्तान कॉपर में भी देखें तो 95% से काफ़ी अच्छे से ऊपर है। तो ये चारों के चारों की 100% पॉसिबिलिटी के स्टॉक बैन में आ जाएंगे। अनिल जी, एक बार जरा आपसे भी समझना चाहूँगा सर, पिछली सीरीज तो हमने एक रिकॉर्ड भी बनते हुए देखा था, 11 स्टॉक्स हो गए थे 3 साल बाद, पहली बार हमने 11 स्टॉक्स देखे थे। दूसरे दिन सर 4 और स्टॉक्स, 5 स्टॉक्स हो जाएंगे 2 दिन में बैन में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही इतना है, क्या करेंगे आप? और सारे देखिए खबरों वाले शेयर जबरदस्त है। हिंदुस्तान कॉपर में खबरें हैं जिस तरह की, इंडिया सीमेंट में खबरें हैं, बलरामपुर चीनी में शुगर, खाली एक थोड़ा आप ये चौथा स्टॉक कौन सा आपका, हिंदुस्तान नहीं इंडिया सीमेंट में पहले खबरें थी। अभी वो भी यही है, सीमेंट के दाम, बेल तो हमारा ऑल टाइम, बेल तो बेचना ही नहीं है, 250 के पहले बेचना ही नहीं है इसको, तो मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा ही आराम से। हाँ, अब ये इस पे तो नजर ही अब पड़ी। एक्चुअली भेल के लिए एक बड़ा ट्रिगर है जो बदला हुआ है। एनटीपीसी से हाल ही में जो ऑर्डर मिला था भेल को, वहाँ पे ऑर्डर की साइज तो भेल ने डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन ये समझा जा रहा है कि उस ऑर्डर में मार्जिन बहुत ज़बरदस्त लिए हैं भेल ने, और जो ये लोअर मार्जिन से हायर मार्जिन की तरफ जाने की जो भेल की कोशिश है वो शुरुआत होती दिख रही है। इस वजह से इस स्टॉक की रीरेटिंग होने की संभावना समझा जा रहा है। वो 10% डबल डिजिट मार्जिन पर वो ऑर्डर मिला है इन्हें। अच्छा, जो 3-4-5% के मार्जिन पे जब बड़े मुश्किल से भेल काम कर रहा था, उसके मुकाबले में बहुत बढ़िया मार्जिन मिले। तो आई थिंक ये एक बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। सो भेल डेफिनेटली होल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल, भेल डेफिनेटली होल्ड है। वैसे सारे ये स्टॉक्स आपको एक्शन में दिख रहे हैं इस समय। हिंदुस्तान कॉपर में भी बड़ी मूव आ रही है। आईडीबीआई बैंक जिसमें खबर है एसेट वैल्यूअर के लिए बोलियां मंगाई हैं सरकार ने, 11.5 लाख शेयर्स के सौदे होते दिख रहे हैं, 8.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। बट एक और स्टॉक ट्रेडर्स के रेडार पर एक्टिवली रहता है, लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब आपको मोमेंटम में भी आते दिख रहा है। IEX 4% ऊपर, IEX आपको इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। हिमांशु जी से एक बार चार्ट चेक लेते हैं। हिमांशु जी देखें सर, IEX आज फॉर्म में दीप, इनफैक्ट फ्राइडे को ही यहाँ पर थोड़े से साइंस आते हुए नजर आ गए थे कि शायद 140-142 रुपए तक का मूव एटलीस्ट स्टॉक में बनता हुआ नजर आ सकता है। देखिए क्लियरली अंडर स्टॉक है फिलहाल और अब कोई इसकी बात नहीं करता। मुझे लगता है 130-132 के ऊपर थोड़ा सा, जिस तरह से मल्टीपल रेजिस्टेंस स्टॉक ने निकाले हैं, वहां पर एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। फिलहाल 140-142 रुपए तक की अपसाइड तो शॉर्ट टर्म में लाइकली लगती है। उसके ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है या रुकना शुरुआत करता है, तब वहां पर फ्रेश कॉल लेने की सलाह रहेगी। तो ट्रेडिंग के नजरिए से और यहाँ से 3 से 4 रुपए तक की मूव दीप देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से और 3 से 4 रुपए की मूव मिलेगी। ट्रेडिंग नजरिए से रखे आज मोमेंटम में ये काउंटर। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 36 रुपया 25 पैसा, 36 रुपया 40 पैसा, 36.25, 36.40 ये स्टॉक का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका सिंबल है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के अंदर बाइंग मोमेंटम बन रहा है। पिछले 3-4 दिनों के हाई स्टॉक आज सिंगल डे में ब्रेक कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक यहां से 10% से लेके 20% तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाना चाहिए। अगर और ये जो मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये अचीव हुआ तो रैली और भी ऊपर की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 34 रुपया, 34.5 रुपया ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा। 34.50 का स्टॉप लॉस लगाना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे खरीदारी करना है। ऊपर में पहला टारगेट 40 रुपए का, दूसरा टारगेट 42 रुपए का। तो 34 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। 40 से 42 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में आने वाले दिनों में सेंट्रल बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए सेंट्रल बैंक कैश मार्केट पर आपको एक्शन इंटरेस्टिंग बनते हुए दिख रहा है इस बाजार में। नजर रखिए, सारे स्टॉक्स आपको मूव दिखाएंगे। एक दो और स्टॉक्स पर भी मूव आ रही है जहां पर नजर रखनी है। रेलवे स्टॉक्स की बात करिए, IRCTC भी इस समय एक्टिव हो रहा है, इसको भी रेडार पर रखें। और टेक महिंद्रा, सुबह इस पर बात हुई थी, कुणाल जी की तरफ से कॉल भी आया था। पिक ऑफ द वीक में भी उन्होंने कहा था, कुणाल जी अच्छे मोमेंटम में टेक महिंद्रा 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते दिख रहा है। कोई फ्रेश व्यू, इनफैक्ट 1265 तक के लेवल्स इस पर आपको आते दिख रहे हैं अगर आप फ्यूचर्स भी देख लेंगे। बताएं सर, क्या करना है टेक महिंद्रा में इस समय? देखिए चार्ट बहुत दमदार है। जैसे हम सवेरे चर्चा कर रहे थे दीपांशु, चार्ट पर अभी भी मैं कन्विंस्ड हूँ। 1240 के ऊपर अब एक ब्रेकआउट आ चुका है आज के ट्रेड में, और अब हम देख रहे हैं कि डे हाई के आसपास बंद हो रहा है, जो इसका ताकत का परिचय दे रहा है ये। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहे। एक स्टॉप लॉस सब 1240 के आसपास रिवाइज एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है कि 1300 के स्तर आपको दिखाने की ताकत रखता है, तो बिल्कुल होल्ड करने के लिए।
ओके, तो ये है आपके लिए टेक महिंद्रा, जहां पर आपको होल्ड करिए और मूव भी आपको जबरदस्त इस पर बनती हुई दिख रही है। एस्कॉर्ट्स थोड़ा और कमजोर हो गया, अब 3.25% का कट है। वागले साहब, सुबह भी एस्कॉर्ट्स पर प्रेशर था, 2-3 दिनों से बड़ी मूव के बाद अब थोड़ा प्रेशर आ रहा है, और कितना गिर सकता है? आज 100 रुपए की गिरावट हो चुकी है सर। दीपांशु, अगर ये 2970 के नीचे चला गया तो मैं कहूंगा कि ये चेंज ऑफ ट्रेंड हुआ है। मुझे लगता है अभी भी यहाँ से बाउंस होना चाहिए। अभी 3050 है, तो एक 50-60 रुपए और नीचे आ सकता है। मुझे नहीं लगता है वो ब्रेक करेगा। यहाँ से वापस हमको 3100 के लेवल्स देखने को 3300 3400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ये मेरा मानना है। ओके, ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स, जहां पर थोड़ा प्रेशर इस समय बना हुआ है। 100 रुपए की गिरावट आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आइए, आखिरी 10 मिनट है, लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी। सर, वैसे तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, अमेरिका से आज कुछ शाम होने वाला है नहीं, छुट्टी है। यूरोप के बाजार अच्छे मूड में हैं, हम भी अच्छे मूड में इस समय दिख रहे हैं। रुपया आपका स्टेबल है, बट कच्चा तेल आपका अभी भी ऊपर है। बताएं सर, क्या करके अच्छी क्लोजिंग मिल रही थी। 19,500 के ऊपर बंद होना अपने आप में ठीक है, और 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में बंद होना ठीक है। लॉन्ग पोजीशन आप कैरी कर सकते हैं 2 कंडीशन पे। अगर आपको कोई डर लगे तो या तो एक तरीका ये कि आप 19,400 का पुट खरीद कर अपने आप को हेज कर ले, और यहाँ पर 44,400 या 44,200 का पुट खरीद कर अपने आप को हेज कर ले। दूसरा तरीका ये है कि आप हेज ना करें, क्योंकि अमेरिका बंद है तो ज़्यादा संकेत नहीं मिलेंगे। अगर नीचे खुला 100-125 पॉइंट तो हम और खरीद लेंगे निफ्टी, और 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे खुला बैंक निफ्टी तो हम और खरीद लेंगे। अगर वो डर नहीं है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है और एकदम शॉर्ट टर्म के लिए आपने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, तो आपको क्लोजिंग बेसिस पे काटनी चाहिए। फिर भी अगर आपकी शॉर्ट ऊपर की बनी है, ऊपर से मेरा मतलब है अगर 19,600 के आसपास या इसके ऊपर की, और बैंक निफ्टी में 44,800 45,000 की, और आप एक दिन और चांस लेना चाहें तो ले लें। अदरवाइज अगर आपके नीचे के लेवल के शॉर्ट्स हैं, 19,500 के नीचे की अगर आपकी निफ्टी की शॉर्ट है, या 44,500 के नीचे की बैंक निफ्टी की शॉर्ट है, तो फिर आज आपको काटना चाहिए BTST ट्रेड के तौर पर, क्योंकि जिस तरह की क्लोजिंग मिल रही है उसको देख के लगता है कि कल एक थोड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग के आसार बनते हैं। वो कितने मजबूत खुलते हैं अलग बात है, लेकिन बनते हैं। तो लॉन्ग साइड पर फेवरेबल ज़्यादा है, शॉर्ट साइड पर रिस्क ज़्यादा है। ओके, लॉन्ग पर फेवरेबल ज्यादा है, तो ओवरनाइट पोजीशन तो कैरी कर ही सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शॉर्ट्स हैं तो वो फिर बिल्कुल 100%। और इस बीच BHEL की बात कर ही रहे थे अनिल जी, आई थिंक ऑर्डर की भी खबर इस पर आती हुई दिख रही है। आई डोंट नो अगर ये वही NTPC वाले ऑर्डर की है जहाँ पर फाइनल कॉन्फर्मेशन आ रहा है, या फिर कुछ और ऑर्डर है, बट 2880 मेगावाट, आई थिंक ये NTPC वाला ही ऑर्डर है। दिबांग ऑर्डर की जो वही है ना, आई थिंक ये वही वाला है, मैं कंफर्म करता हूँ, बट आई थिंक ये वही ऑर्डर है, क्योंकि उस समय NTPC की तरफ से रिलीज आया था, तब उन्होंने डिटेल्स नहीं दी थी ऑर्डर की। अब अगर आप देखें तो ये आपके और आते हुए दिख रहा है, पर इसमें डिटेल्स हम निकालने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली साइज और क्वांटम क्या रहेगा इस ऑर्डर का। बट जब लास्ट रिलीज आया था BHEL की तरफ से, तब उन्होंने 2x800 लारा ऑर्डर छत्तीसगढ़ वाला, ये अलग है सर, ये NTPC वाला नहीं है, दूसरा ऑर्डर है, बट दिबांग पावर प्लांट के लिए ऑर्डर है। देखते हैं कितना बड़ा प्राइस इसका आता है, ऑर्डर वैल्यू कितनी आती है, बट नॉनदलेस स्टॉक पर मोमेंटम आपको अच्छा दिख रहा है। 140 पर इस समय BHEL ट्रेड करते दिखेगा। डिटेल्स निकालते हैं ऑर्डर की, तब तक आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, BTST ट्रेड करके कैरी करके चलने की सलाह रहेगी मदरसन सोमी के फ्यूचर्स में। करंट लेवल्स हैं 102 रुपए 70 पैसे 75 पैसे के आसपास के, यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 100 रुपए के नीचे का। अपसाइड में पहला टारगेट 107 रुपए, दूसरा टारगेट 110 रुपए का। दीप, काफी लंबे समय की एक अंडर परफॉर्मेंस और एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक आज एक अच्छे मोमेंटम गेन करता हुआ नजर आ रहा है। क्लोजिंग काफी पॉजिटिव है, साइकोलॉजिकल 100 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग है, और 100 रुपए की स्ट्राइक में जहां पर सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का ओआई था, वहां पर एक अच्छी खासी अनवाइंडिंग आज के दिन में देखने को मिली है। तो मुझे लगता है यहां से एक तेजी मदरसन संवर्धना मदरसन में देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर BTST करके इसको कैरी करके चलने की सलाह है। ओके, कैरी करें मदरसन सुमी 107 110 के टारगेट के लिए। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर।
अनिल जी सेम कॉल है। 110 का मेरा टारगेट है जो मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में आना चाहिए और 100 के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मदरसन ने बहुत महीनों के बाद एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है, स्विंग हाई मल्टीपल टॉप्स को ब्रेक किया है, तो एक 7-8 रुपए की मूव आपको 1 से 2 दिनों में मिलनी चाहिए। ओके, ये है आपके लिए मदरसन बैक टू बैक। वागले साहब और हिमांशु जी को पसंद। आइए सुमित जी को क्या पसंद है ये भी जान लेते हैं। सुमित का सुपर हिट बताएं सर। दिपांशु बाय का स्टॉक है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 557, 558, 557, 558 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है डाबर। डाबर के अंदर एक अच्छी गिरावट के बाद रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं, पुलबैक और बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। लास्ट 2 दिनों के हाई डाबर अभी ब्रेक कर रहा है और लास्ट के आधे घंटे में इसके अंदर मोमेंटम भी बना है, तो डाबर यहां से पुलबैक और बाउंस बैक के संकेत दिखा रहा है। यहां पे डाबर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 547, 550 के पास का बनेगा, तो 550 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के डाबर में यहाँ पे सीएबी पे खरीदारी करें। डाबर में इस बाउंस में जो ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 570 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 575 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 4-5 दिनों के लिए डाबर में खरीदारी करें, 550 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, 570 का पहला टारगेट, 575 का दूसरा टारगेट। डाबर में खरीदारी करने की राय है सुमित जी की तरफ से। आइए, भारत में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आने की तैयारी में और कोचिन शिपयार्ड ही करेगी इसका पूरा निर्माण। इस पर पूरा अपडेट देने के लिए आशीष हमारे साथ तैयार। बताएं आशीष। सर, ये तीसरा एयरक्राफ्ट होगा जो कि भारत में बनने जा रहा है। इससे पहले इनफैक्ट ये पहला होगा जो पूरी तरीके से बन रहा है। इससे पहले काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट की थी, लेकिन अब भारत का डिफेंस स्पेस काफ़ी पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है और सिर्फ भारत में नहीं विदेशों से भी काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिल रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड को देखें तो हाल ही में 1050 करोड़ का जो ऑर्डर है वो यूरोपियन कंट्रीज से मिला था। यहाँ पर काफ़ी बड़े 2 वेसल्स के निर्माण के लिए ऑर्डर मिला है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो सबकी जो नज़रें ये तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर टिकी हुई है कि यहाँ पर जो साइज़ है वो भी बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़ा होगा। लेकिन सर इसके लिए एक अच्छी बात यह है कि इनकी 55% आय अगर आप देखें कोचिन शिपयार्ड की तो शिप बिल्डिंग से आती है, लेकिन अच्छी बात यह भी कि 28% जो इनकी करीब रेवेन्यू आप देखें तो शिपिंग के मेंटेनेंस से आती है। यानी एक बार ऑर्डर पूरा कर दिया तो इसके बाद भी रेवेन्यू के स्टडी फ्लोज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑर्डर बुक के लिहाज से देखें तो ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया है, 9,245 करोड़ के आसपास की ऑर्डर पाइपलाइन है और इनफैक्ट अप्रैल से लेकर अब तक अगर आप देखें तो करीब 2,000 करोड़ के ऑर्डर जो है बड़ी आसानी से मिल गए। लगातार अपडेट्स भी आ रहे हैं, तो ऑर्डर फ्लो पाइपलाइन भी काफ़ी अच्छी है और ये सब का इम्पैक्ट आपको स्टॉक के प्राइस पर भी नजर आ रहा है, जहां पर पिछले सिर्फ एक हफ्ते में अगर आप देखें तो 10% से ज़्यादा की तेज़ी कोचिन शिपयार्ड में देखने को मिली है और इनफैक्ट पिछला पूरा 1 महीना देखें तो स्टॉक ने 40% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। 40% से ज़्यादा के रिटर्न्स पिछले 1 महीने में दे दिए और अदरवाइज भी ज़बरदस्त मोमेंटम में रहा है। रैली मसगांव डॉक से शुरू हुई थी, गार्डन रीच के फिर दमदार नंबर्स आए, बट कोचिन शिपयार्ड पर रखिए नज़र। अगर एक और ऑर्डर आने वाला है, INS विक्रांत का तो निर्माण इन्होंने ही किया था, अब शायद एक और बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑर्डर के लिए तैयार हो रहे हैं। शुक्रिया आशीष ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। कोचिन शिपयार्ड आज भी मोमेंटम में दिख रहा है, वैसी तेजी नहीं जितनी बाकी दिन दिखती है, बट पिछले 1 महीने में 40% का उछाल ये काउंटर आपके लिए दिखा चुका है। आइए फाइनल कुछ स्टॉक्स पर नजर डालते हैं इससे पहले कि मार्केट आपको क्लोजिंग के लिए तैयार होती हुई दिखे। और बढ़िया मूवमेंट रहा है। कोल इंडिया की जो बात चल रही थी 4.5% ऊपर ये काउंटर अब आपको बंद होते हुए दिख रहा है, तो अच्छी तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर कोल इंडिया बना हुआ है। देखते हैं अब कल कैसी इस पर मूव आएगी। आईटी का आज अच्छा योगदान रहा है, टेक महिंद्रा HCL टेक पूरा दिन मोमेंटम में थे। एक इन्फी में क्विक कॉल वागले साहब से लेना चाहूंगा। वागले साहब, आज लार्ज कैप आईटी का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है, इन्फी का भी योगदान था, कोई व्यू सर? और कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स डेज हाई पर बंद हो रहा है इस समय। दीपांशु, बहुत टाइम के बाद इन्फी एक क्रूशियल लेवल ब्रेक कर रहा है। अभी 1440 का वो लेवल है जो आज ब्रेक हुआ है। मुझे लगता है 1500 तक तो जाएगा और वो भी ब्रेक होगा, और वो अगर ब्रेक होगा तो ये स्टॉक 1600-1630 तक जा सकता है। तो अगर वो एंटिसिपेट करके अभी लेना है तो ले सकते हैं 1410-20 के स्टॉप लॉस से, और आपका पहला टारगेट 1500, दूसरा टारगेट 1620। ओके, तो पहला टारगेट 1500, दूसरा टारगेट 1620 सर नजर रखिएगा। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, TCS, ये सारे दिग्गज आईटी काउंटर्स एक्शन में रहे। विप्रो की तो खैर अभी बात हो रही थी और कॉल्स भी आपके लिए आए थे। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं फिर। बढ़िया एक्शन है। फ्राइडे को जो अच्छी शुरुआत हुई थी बाजार की, आज उसको एक्सटेंड किया है। 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद होने को तैयार है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों आपको आज बंद होते हुए दिखेंगे, तो देखते हैं इसके क्या मायने रहते हैं जहां तक बाजार के मूड माहौल का सवाल है।
आईटी का तो योगदान है, बट कोल इंडिया आपका टॉप गेनर है, 4.5% की तेजी इस पर आई है। मेटल्स के लिए शानदार दिन रहा एक बार फिर से। टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन तीनों में आपको अच्छी खरीदारी दिखी। एनटीपीसी अच्छे मोमेंटम में था, साथ ही आपने ग्रासिम और अल्ट्राटेक में अच्छा मूवमेंट देखा है। डिवीज लेबोरेटरीज और डॉक्टर रेड्डीज में भी खरीदारी रही। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एलटीआई, माइंडट्री, अदानी एंटरप्राइजेज, यूपीएल, इन सब का भी अच्छा योगदान था। करीब 12-13 स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं। टॉप लूजर आपका महिंद्रा था, वो भी सिर्फ 1-1.25% की गिरावट के साथ, कोई ऐसी बड़ी फॉल नहीं आई। बट हाँ, एक्सिस, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, कोटक, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्होंने आज के बाजार में पार्टिसिपेट नहीं किया है। बट वायदा कारोबार जबरदस्त मूव्स आपको आती हुई दिखी हैं। श्री सीमेंट स्टॉक ऑफ द डे, सारे टारगेट्स हिट, 6.5% का बड़ा उछाल इस पर था। सीमेंट प्राइस हाइक और साथ ही जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई नोमुरा की तरफ से। नैल्को अच्छी तेजी, सेल अच्छी तेजी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस पर जबरदस्त मोमेंटम रहा, साथ ही एनएमडीसी, संवर्धना मदरसन जिसकी अभी बात हो रही थी, आईईएक्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, रैमको सीमेंट, एलआईसी हाउसिंग, बलरामपुर चीनी, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी, यहाँ पर भी आपने बढ़िया मूव देखी है। एस्कॉर्ट्स के लिए खराब दिन था, चोलामंडलम और बर्जो पेंट्स, यहाँ पर भी आपने कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं बनते हुए देखा। एक्टिविटी थी बट थोड़ी सुस्ती की तरफ इन काउंटर्स में ज्यादा बनती हुई दिखी। कैश के स्टॉक्स यहाँ पर भी जबरदस्त चाल था। 20% का सर्किट आईआरएफसी में लगा है, 20% का सर्किट एमएमटीसी में लगा है। आरवीएनएल आपका 12% ऊपर था। इरकॉन, इस पर भी अच्छी खरीदारी आपने बनती हुई देखी। तो रेलवे स्टॉक्स एक बार फिर से एक्टिव। शिपिंग कॉर्पोरेशन सुबह से एक्टिव था, 10.5%। नजारा टेक प्रेफरेंस शो हो रहा है इनके लिए, करीब 100 करोड़ जुटा रहे हैं, 10% ऊपर। आईडीबीआई बैंक 8.5% ऊपर था। बॉम्बे बर्मा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रिज्म जॉनसन, बिरला कॉर्प, एनबीसीसी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, यहाँ पर भी आपने बड़ा उछाल देखा है। तो ब्रॉडर मार्केट एक बार फिर से मोमेंटम में। 1.5% अनिल जी स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर, 1% आपका मिड कैप इंडेक्स ऊपर बंद हो रहा है और 0.5% की मूव आपको आज निफ्टी में दिखी है। सेंचुरी लगाकर 19,500 के ऊपर, इनफैक्ट 19,525 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है। बिल्कुल, तो अच्छी क्लोजिंग भारतीय बाजारों की आज आपके सामने होती हुई दिख रही। लंबे समय बाद 19,500 के आसपास बंद होते हुए दिख रहे हैं हमारे बाजार। 19,500 के ऊपर माफ कीजिएगा बंद होते हुए दिख रहे हैं और 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी पर बंद होते हुए दिख रहे हैं। लंबे कश्मकश के बाद फाइनली आज खुला मैदान मिला है। अमेरिका से ज़्यादा कोई खराब संकेत आने का डर है नहीं, उसके दम पर भारतीय बाजार उछलते हुए आपको नजर आएंगे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तो भरपूर तेजी होती हुई दिखी है। बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस और बताएं आपको कि आप जानते हैं कि देश में बिकने वाली 55% गाड़ियां आजकल होती है एसयूवी। जी हाँ, और ग्लोबली एसयूवी का मार्केट शेयर है 62%। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिस पर हर ऑटो कंपनी का आज की तारीख में फोकस है। आज शाम 6 बजे इसी पर होगी हमारी चर्चा और हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है एसयूवीज में कि सबको यही पसंद आ रहा है। क्या स्टेटस सिंबल है या फिर सेफ्टी ज़्यादा है, और क्या वाकई में सेफ्टी के मामले में सेडान और हैचबैक से एसयूवीज बेहतर होती है। और ये भी बताएंगे कि अगर आप इस फेस्टिव सीजन एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। राजीव सिंह हमारे साथ होंगे कार्यक्रम में, पार्टनर कंज्यूमर इंडस्ट्री डेलोइट एशिया पैसिफिक। अरुण मल्होत्रा पूर्व एमडी निसान इंडिया। अविक चट्टोपाध्याय को फाउंडर एक्सपीरियल। आज शाम 5:56 बड़ी गाड़ी बिक्री में अगाड़ी, ये हमारी विशेष चर्चा। इसके बाद इसी हफ्ते भारत की अध्यक्षता में G20 की ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है। जी बिजनेस पर आप देखेंगे इस पूरे समिट की सबसे बड़ी कवरेज आज ही से। जी हाँ, आज से हम शुरू कर रहे हैं। हम रोजाना आपको G20 के मंच से भारत के सुपर पावर बनने की कहानी बताएंगे। आज रात 8 बजे इसकी कवर स्टोरी में यही होगा, बिल्कुल बेसिक बताएंगे कि G20 है क्या, कब बना, क्यों बना और भारत को इसकी अध्यक्षता मिलने के मायने क्या है। तो जरूर देखिएगा हमारी कवर स्टोरी, कहानी G20 की, भारत की बुलंदी की। एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टडी सामने आई और ये कहती है कि महिला सर्जन पुरुष सर्जनों के मुकाबले में बेहतर सर्जरी करती हैं। महिला डॉक्टर जो है सर्जन, हाँ, वो ज़्यादा बेहतर सर्जरी करती है। अब सोचो किसी किसी स्टडी करते हैं और फिर करने के बाद रिपोर्ट भी बड़ी इंटरेस्टिंग आती है। और ये रिपोर्ट आई है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के हवाले से। 10 लाख से ज़्यादा मरीजों पर की गई रिसर्च के मुताबिक जिन महिला सर्जनों ने सर्जरी की उनमें मौत से लेकर हॉस्पिटलाइजेशन जैसे कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम रहे हैं। आज इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी पर हम इस पर करेंगे चर्चा कि क्यों पुरुषों के मुकाबले सर्जरी में महिला सर्जन बेहतर हैं। ज़रूर देखिएगा महिला सर्जन ऑपरेशन की नो टेंशन। आज रात की हमारी 8 बजे की कवर स्टोरी। अब बताओ ऐसी कवर स्टोरी और कहीं मिलेगी आपको?
नहीं तो सब ये रिसर्च करी किसने, ये भी अमेरिका से है ये रिसर्च। 10 लाख लोगों में, ऐसा भी नहीं कि 1-2 पे हुए, 10 लाख पेशेंट पे हुई, बड़ा सैंपल साइज है। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब लग रहा है मुझे महिला सचिन साहब अपने प्राइसेस 10-20% बढ़ा देंगे एकदम, कि चलो भाव बढ़ाया जाए। एनीवे, आइए फाइनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 19,528 93 अंकों की दमदार मजबूती के साथ निफ्टी आपके लिए सेंसेक्स 240 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी बैंक 142 अंकों की मजबूती के साथ 44,575 के बेहद करीब बंद होता दिखा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर तेजी रही है। डाउ फ्यूचर्स इस वक्त आपके सामने 62 अंक मजबूत ट्रेड कर रहे हैं। नेस्डेक फ्यूचर्स 50 अंक मजबूत ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। समाचार समाप्त हुए। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, आशु सर, सुमित जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वागले साहब, सिद्धार्थ सेरानी साहब, हिमांशु गुप्ता साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।